वीडियो शुरू करने से पहले तो तुम लोग आलू खाओ। एक लड़का जो अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में दो लड़कियां आती हैं। उनमें से एक लड़की उसके दोस्त की छोटी बहन होती है जो कि उसे हमेशा परेशान करते रहती है, और दूसरी लड़की उसके बॉस की बेटी होती है जिसका ख्याल उसे रखना होगा, वो भी नकली बॉयफ्रेंड बनकर। तो क्या वो उन दोनों से परेशान होते हुए अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएगा? तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर आकितीरो उबोशी को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर जाते हुए एक थ्योरी के बारे में बात कर रहा था, जिसमें लोग अपने क्रश के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन वो थ्योरी उसे बकवास लगती थी, क्योंकि लॉजिकली सोचने में लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उसका क्रश उससे नफरत करने लगेगा। उसके बाद वो अपने घर तक पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके रूम का डोर खुला हुआ है, इसलिए वो अंदर जाता है और उसके रूम के अंदर कोई लड़की होती है जो कि तेज म्यूजिक बजा रही थी। तो वो गुस्से में आकर जल्दी से म्यूजिक प्लेयर का प्लग निकाल कर कहता है, तुम्हें ये सब इतना तेज नहीं बजाना चाहिए। और इस लड़की का नाम है इरुहा काहिनाता। वो कहती है, सेनपाई तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए। तो आकितीरो कहता है, ये मेरा रूम है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आवाज कम रखो, नहीं तो पड़ोसियों को दिक्कत होगी, और जबकि तुम्हारे पास हेडफोन्स हैं तो तुम उन्हें लगाकर क्यों नहीं सुनती। तो इरुहा कहती है, यानी कि तुम जानना चाहते हो कि मैं ये क्यों पहनती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लग गए। आकितीरो कहता है, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इरुहा उसके मजे लेने लगती है। उसके बाद वो कहती है, लेकिन तुम्हें ये देखना तो चाहिए था कि कोई अंदर है या नहीं, कहीं मैं कपड़े बदल रही होती तो, या फिर तुम मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो। और वो पुलिस को बुलाने लगती है। आकितीरो कहता है, हाँ बुला लो पुलिस को, बल्कि क्यों ना मैं तुम्हें कॉल करके दूं, ये लो। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है पुलिस ऑफिसर मेरी बात से ज्यादा तुम पर भरोसा करेगा। तो आकितीरो हमें बताता है, ये लड़की एक ऐसी क्रीचर है जिसे तब तक खुशी नहीं होती जब तक ये मुझे अपने कंट्रोल में न रख ले। इरुहा कहती है, अगर तुम्हें बुलाना है तो बुला लो, फिर देखा जाएगा कि कौन फंसता है। और आकितीरो की नजर गलत जगह चली जाती है तो वो अपना मुंह घुमा लेता है। तो ये देख कर वो कहती है, तुम देख सकते हो मेरे पास सबूत है, जिसमें कि साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे रूम की चाबी मेरे पास है। आकितीरो कहता है, मैंने वो चाबी तुम्हें इसीलिए नहीं दी थी। इरुहा फिर से उसे छेड़ते हुए कहती है, मुझे पता है तुम मुझे कमरे से निकाल कर इस बिस्तर पे अपना मुंह घुसाने वाले हो, क्योंकि इसमें मेरी खुशबू है। तो वो कहता है, घंटा सूंघने वाला हूँ, और वो उसके ऊपर स्प्रे कर देता है। तो इरुहा कहती है, तुम्हें ऐसे मेरे ऊपर स्प्रे नहीं कर देना चाहिए। आकितीरो कहता है, मैं तुम्हारी 1% खुशबू भी यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, और अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो तुम्हें शांत होना होगा। इरुहा कहती है, तुम्हें अपनी बेबी सिस के साथ इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो कहता है, तुम मेरी बहन नहीं हो। इरुहा कहती है, तुम मेरे भाई के दोस्त हो तो मैं तुम्हारी मुंह बोली बहन हुई। पर वो कहता है, नहीं तुम एक अजनबी औरत हो। तो इरुहा कहती है, अगर मेरे भाई की और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी सच में बहन बन जाऊंगी। तो कहता है, ये तुम अजीब बातें कर रही हो। फिर वो हंसते हुए कहती है, सेनपाई तुम क्यूट लगते हो जब मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। तभी आकितारू के फोन पे किसी का कॉल आता है और उस पर लिखा था प्रेसिडेंट सुकीनोमोरी। इसलिए वो इरुहा से कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करनी है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। पर इरुहा कहती है, मैं शांत रहूंगी। तो आकितारू हमें बताता है, जिस बंदे का कॉल आया है वो हनी प्लेस वर्क यानी HPW का एक प्रेसिडेंट है, जो कि एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। सुकीनोमोरी कॉल उठाकर कहता है, बहुत वक्त हो गया आकितारू तुमसे बात किए हुए। तो आकितारू कहता है, तो प्रेसिडेंट बताइए क्या काम है। तो वो बंदा कहता है, अभी तो हम दोनों अकेले बात कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि हम कभी मिले ही नहीं है। क्या तुम अपने अंकल को रुलाना चाहते हो? तो आकितारू उससे पूछता है, क्या आपने मुझे एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन के लिए कांटेक्ट किया है? तो सुकीनोमोरी कहता है, हाँ, लेकिन जो तुमने प्रेजेंटेशन तैयार की थी उस हिसाब से लगता है कि तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। तो आकितारू पूछता है, तो क्या आप मुझे हायर नहीं करेंगे? तो कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं अपने प्यारे भतीजे पर एक एहसान तो कर ही सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ शर्तों पर राजी होना पड़ेगा। तो पहली शर्त ये है कि आकितारू बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? तो ये सुनते ही इरुहा का शैतानी दिमाग काम करने लगता है। तो आकितारू से इशारे में ही बोलता है, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। पर वो उसकी बात नहीं सुनती और उसके पास आकर बिल्ली की आवाज निकालने लगती है। फिर सुकीनोमोरी पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कोई है? तो आकितारू बताता है, मैंने हाल ही में एक बिल्ली पाली है। तो पूछता है, कौन सी ब्रीड की? लेकिन आकितारू को तो बिल्ली के ब्रीड के बारे में पता ही नहीं है। तो इरुहा उसे छेड़ते हुए कहती है, बहुत बुरा होगा अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे साथ एक लड़की है। तो आकितारू कहता है, अगर तुमने ये बेवकूफी की तो। पर वो उसकी बात नहीं मानती और उसे छेड़ने लगती है। तो उधर से सुकीनोमोरी उससे पूछता, क्या हो गया तुम्हें, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आकितारू कहता है, वो मेरी बिल्ली फोन पर पंजा मार रही थी, इसीलिए मैं उसे डिसिप्लिन सिखाऊंगा। और वो उसे शांत करने लगता है, पर वो फिर भी मियाओ मियाओ बोल रही थी। सुकीनोमोरी कहता है, बड़ी प्यारी बिल्ली है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, इसीलिए इसका ख्याल रखना। चलो अब मेरी मीटिंग है तो मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करके बाकी शर्तें बता दूंगा। फिर वो कॉल कट कर देता है। तो आकितारू इरुहा को डांटने लगता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। पर इरुहा कहती है, मुझे प्यास लगी है। तो आकितारू कहता है, अच्छा ठीक
ठीक है, जाओ और फ्रिज में से टमाटो जूस लेकर पी लो। तो कहती है अरे वाह सेनपाई, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, और वो उसे आई लव यू भी बोलती है। और आकितिरो उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। उसके बाद अगले दिन उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी क्लास में बैठकर किसी के नोट्स को लिख रहा था और कह रहा था जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए मैं अपना टाइम बिल्कुल भी खर्च नहीं करता, लेकिन आजकल के हाई स्कूल के बच्चों को तो दुनिया से परवाह ही नहीं है, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अपने फ्यूचर के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। तभी सामने वाले बंदे का इरेजर गिर जाता है, तो आकितिरो उसके इरेजर को उठाकर उस बंदे को देता है, और वो बंदा आकितिरो से कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम क्लास में भी मौजूद हो। आकितिरो कहता है अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तो वो बंदा बोलता है सॉरी सॉरी। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जिसे कि आकितिरो उसकी नोटबुक दे देता है और कहता है मैंने सारे नोट्स को कॉपी कर दिया है। तो बंदा उसे थैंक यू बोलता है। फिर आकितिरो हमें बताता है इसका नाम कोहिनाता उजुमा है और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उजुमा उससे कहता है तो क्यों ना मैं तुम्हें इसके बदले एक अच्छी सी ट्रीट पर ले जाऊं, पर वो कहता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर उजुमा कहता है तुम हर बार मेरे बोझ को उठाते हो तो मुझे इतना तो करने दो। तो आकितिरो कहता तुम कितने अच्छे इंसान हो। तो उजुमा कहता है मुझे तुम्हारा नेचर हमेशा से पसंद आया है, एक ऐसा लड़का जो कि अपनी जिंदगी को मिनिमम से मैक्सिमम कर रहा है, यानी कि तुम अपने दिल की बात साफ साफ जाहिर कर देते हो। तो आकितिरो कहता है मैं अपनी इमोशंस को कभी भी झूठ के जरिए नहीं कहता। उजुमा कहता है तुम अजीब हो, लेकिन ये तुम्हारी वही वाली साइड है जो तुम्हें तुम बनाती है। आकितिरो कहता है मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ सब कुछ सोच समझ कर करता हूँ। उजुमा कहता है लेकिन ये बात भी है कि तुम हम सबको साथ में लेकर चलते हो, और एक मेरी बहन को देख लो, हमेशा नखरे करते रहती है, और मुझे पता है कि वो पक्का कल भी तुम्हारे घर गई होगी, है ना? तो कहता है हाँ। उजुमा कहता है आकितिरो तुम्हें पता है मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, पर वो कहता है नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसे बस मुझे परेशान करने में मजा आता है। उजुमा कहता है शायद ये उसका प्यार दिखाने का तरीका है। आकितिरो कहता है फिर से तुमने वही बकवास थ्योरी कह दी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि अगर वो मुझे पसंद करती तो वो मुझसे इस रिस्क पर परेशान करती कि मैं उससे नफरत करने लगूं। उजुमा कहता है मुझे पूरा यकीन है कि लड़कियां ऐसे नहीं सोचती। आकितिरो कहता है वैसे भी मुझ जैसे एवरेज लड़के को कौन ही लड़की पसंद करेगी, पर उजुमा कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम काफी पॉपुलर हो। आकितिरो कहता है तुम जैसा हॉटी क्या जाने हम जैसे बंदों का क्या हाल होता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो कि उनकी होम रूम टीचर है और साथ में मैथ टीचर भी, और इसका नाम थोड़ा लंबा है, कागेसी सुमीरे AKA द वेनोमोस क्वीन, और इसके अंदर कूट कूट कर एटीट्यूड भरा हुआ है। फिर शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा आकितिरो के पास आकर कहता है आकितिरो जल्दी चलो तुमसे कोई मिलने आया है, वो भी एक सुपर क्यूट लड़की, और वो लड़की इरोहा होती है जो कि उससे कहती है सेनपाई कैसे हो। तो आकितिरो उसके पास जाकर पूछता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इरोहा कहती है मुझे तुमसे बात करनी थी। आकितिरो उससे कहता है तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो, वैसे ही रहो जैसे हमेशा रहती हो। तो कहती है सेनपाई तुम ये क्या बोल रहे हो। तो आकितिरो बताता है ये स्कूल में हमेशा स्मार्ट और पोलाइट वाली लड़की बनी रहती है। उसके बाद इरोहा उससे कहते हैं चलो सेनपाई साथ में घर चलते हैं। आकितिरो कहता है रुक जाओ मैं सामान ले आता हूँ और तुम्हारे भाई को भी, पर वो कहती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में चलें, पर वो अपनी आवाज चेंज करके बोलती है, इसीलिए आकितिरो कहता है ऐसी आवाज में मत बोलो नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इरोहा एक्टिंग करते हुए बोलती है तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या हम दोनों कपल नहीं है। ये सुनकर आकितिरो और बाकी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इरोहा कहती है कल ही तो हमने एक दूसरे के लिए अपना प्यार इतनी जोर से जाहिर किया था। पर आकितिरो कहता तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, कल तो तुमने मुझे परेशान किया था बस। इरोहा कहती है तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो, क्या तुम मेरे दिल के साथ खेल रहे थे। ये सुनकर वो लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उजुमा आ जाता है जो पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। तो इरोहा उससे कहती है अरे भैया उम्मीद है कि तुम्हारा दिन अच्छा गया होगा, देखो मैं और आकितिरो सेनपाई असल में डेट कर रहे हैं। उजुमा कहता है क्या ये सच कह रही है। ये सब सुनकर आकितिरो का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है अब मैं और नहीं रुक सकता, और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और यहाँ पर क्लास के बच्चे इरिटेट हो रहे होते हैं क्योंकि आकितिरो के पास इतनी प्यारी लड़की है, और उन दोनों ने अपने बैग उजुमा के हाथ में पकड़ा दिए थे। उसके बाद आकितिरो इरोहा को एक जगह पर लाकर पूछता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो इरोहा कहती है हम दोनों तो डेट कर रहे हैं ना। आकितिरो कहता है प्लीज अब ये सब बंद कर दो। इरोहा कहती है तुमने कहा था कि तुम्हें प्रॉब्लम होगी अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो आकितिरो समझ जाता है कि ये सब कल के कॉल की वजह से हुआ है। इरोहा कहती है इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हें परेशान करूंगी। ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, पर वो खुद को शांत करते हुए कहता है मुझे प्लीज ब्रेक दे दो, मैंने अपना फ्यूचर दाव पे लगाया है, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी इरोहा उसे पीछे से पकड़ के कहती है तुम बहुत ज्यादा बुरे हो सेनपाई, तुम्हें दिखता क्यों नहीं है। आकितिरो कहता है तुम क्या कर रही हो, पर इरोहा कहती है मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ देखो। ये सारी बातें सुनकर आकितिरो की हार्ट बीट तेज होने लगती है। इरोहा आगे कहती है तुम मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसीलिए मैं तुम्हें हर वक्त परेशान करती रहती हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, लेकिन तुम किसी ऐसी चीज पर ध्यान दे रहे हो जो कि बहुत ज्यादा दूर है। क्या तुम ये भी नहीं देख सकते कि तुम्हारे चारों तरफ क्या चल रहा है। प्लीज मुझे पीछे मत छोड़ना, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। ये सब सुनकर आकितिरो का दिमाग काम करना बंद कर जाता है और वो ये सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए।
पर तभी इरुहा हंसते हुए कहती है, पकड़ लिया। मुझे पता है कि ये सब सुनकर तुम्हारी उम्मीदें बढ़ गई थी, मैं सही कह रही हूँ ना? लेकिन सच में तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो सेनपाई। तो बताओ तुम्हें कैसा फील हुआ? क्या तुम इतने शर्मा गए हो कि तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो गया है? और वो उसे छेड़ने लगती है। ये सब सुनकर आकितिरो गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है, अब से मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा। तो इरुहा उसे चिढ़ाकर वहाँ से भागने लगती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितिरो सुकीनो मोरी से मिलने के लिए आया था। सुकीनो मोरी बताता है, यहाँ पर कोई और भी है जो तुमसे मिलने आया है, लेकिन क्यों ना उससे पहले हम अकेले में कुछ बात कर लें। तो आकितिरो बोलता है, ठीक है। तो फिर सुकीनो मोरी उसके सामने एक गेम रखकर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये अकेले बना लिया। आकितिरो कहता है, मैंने ये अकेले नहीं किया, मेरी टीम ने मेरे साथ मिलकर ये किया है। तो सुकीनो मोरी हमें बताता है, इस टीम का नाम है 5th फ्लोर अलायंस, और उनके अलायंस में से पहला बंदा है जो कि प्रोग्राम करता है और उसे ओजी कहा जाता है, यानी कि ओजुमा। और इसमें से एक इलिस्ट्रेटर है जिसका नाम है मुरासाकी शिकिबु सेंसे, यानी कि वो उनकी टीचर है। और दूसरी सिनेरियो है माकिगाई नमाको, और उनमें से 2 है मिस्टीरियस वॉइस एक्टर, और अपना आकितारू उसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। आकितिरो कहता है, अगर हमारी टीम में इनमें से एक भी इंसान नहीं होता तो ये गेम कभी नहीं बन पाती। सुकीनो मोरी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी नहीं लगता कि मैं तुम्हारी एज में इतना अच्छा गेम बना पाता, और तुमने इसे इतने अच्छे से बनाया कि कुछ महीनों में ही तुमने 1 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए। आकितिरो कहता है, लेकिन मैं अभी भी आपकी कंपनी के आसपास भी नहीं हूँ। सुकीनो मोरी कहता है, लेकिन तुम्हें HPW से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। फिर आकितिरो कहता है, तो अब आप बता सकते हैं कि आपने जो दिन शर्तें बताई थी वो सब क्या है? और सुकीनो मोरी कहता है, चलो पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं। तो वहाँ पर एक वेट्रेस आती है जो कि उनका ऑर्डर लेने आई थी, पर सुकीनो मोरी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे कि वो वहाँ से शर्मा कर चली जाती है। आकितिरो कहता है, आपको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। पर सुकीनो मोरी कहता है, उधर देखो। तो वो भी उधर देखता है जहाँ पर वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। तो सुकीनो मोरी कहता है, तुम देख सकते हो, मैंने बस एक बार ट्राई किया और वो कितना शर्मा गई, अगर मैं 2-3 बार और ऐसे करूंगा तो वो मेरी बन जाएगी। आकितिरो अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बुड्ढा इतना ज्यादा ठरकी है। उसके बाद वो वॉशरूम के लिए आता है जहाँ पर एक नोटिस लगा था कि लॉक टूटा हुआ है, इसीलिए नॉक करके ही अंदर जाएं। पर वो सोच में पड़ा हुआ था, इसीलिए वो उस नोटिस को नहीं पढ़ता और गेट खोल देता है। जहाँ पर एक बहुत ही प्यारी लड़की होती है जो कि उसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और उसे पंच मार देती है। और दूसरी तरफ इरुहा बोर हो रही होती है तो उससे उसकी साथी पूछती है, मुझे ये बताओ तुम्हारे और आकितिरो के बीच में क्या चल रहा है? तो बोलती है, मेरे और सेनपाई के बीच में कुछ नहीं चल रहा। उसके बाद वापस से इस तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितिरो उससे पूछता है, आखिर ये लड़की कौन है? सुकीनो मोरी से बताता है, तुम्हें याद नहीं है बचपन में तुम इसके साथ खेलने आते थे? तो उसे पहचान जाता है और कहता है, क्या ये माशिरू है? और ये इसकी कजन है। फिर आकितिरो उससे पूछता है, वैसे ये यहाँ क्या कर रही है? तो सुकीनो मोरी बताता है, इसका लेना देना मेरी शर्तों से है, और शर्त ये है कि मैं चाहता हूँ तुम माशिरू के नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते। तो ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। आकितिरो पूछता है, आप क्या चाहते हैं, फिर से बताइए। तो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके नकली बॉयफ्रेंड बन जाओ। माशिरू भी पूछती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सुकीनो मोरी कहता है, मैं तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए ये कर रहा हूँ। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि तुम अब उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती, और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि दूसरे स्कूल में बाकी लड़के तुम पर बुरी नजर न डालें। आकितिरो पूछता, क्या वो ट्रांसफर ले रही है? तो सुकीनो मोरी कहता है, हाँ सब इंतजाम हो गया, लेकिन पर माशिरू कहती है, प्लीज उसे मत बताइए। और सुकीनो मोरी कहता है, तुम्हें पता है मुझे इसे बताना ही पड़ेगा। और वो आकितिरो से कहता है, बात यह है कि माशिरू ने हाई स्कूल को एक बार भी अटेंड नहीं किया है। आकितिरो पूछता है, इसका मतलब माशिरू स्कूल एक बार भी नहीं गई है? तो सुकीनो मोरी कहता है, हाँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बताया कि ये किस लिए नहीं जाती तो उसे बताने में मुझे पूरी रात लग जाएगी। तो आकितिरो कहता है, मुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि वो किस वजह से हाई स्कूल नहीं जाती थी, मुझे बस इतना पता है कि आप चाहते हैं कि मैं उसकी जिम्मेदारी लूं, और मुझे इतनी ही जानकारी की जरूरत है। तो सुकीनो मोरी कहता है, लगता है तुम समझ गए, तो बताओ माशिरू, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो माशिरू कहती है, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो आकितिरो उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो उसके हाथ को झटक कर कहती है, मुझसे ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। आकितिरो कहता है, कोई बात नहीं। सुकीनो मोरी कहता है, लगता है तुम लोगों की बहुत अच्छी बनेगी। तो दोनों कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं? तो कहता है, देखो तुम दोनों की सोच कितनी मिल रही है। फिर वो सीरियस होते हुए कहता है, और आकितिरो कुन, तुम्हें पता है तुम सिर्फ उसके नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगे, और मुझे यकीन है कि मुझे इससे आगे की बात समझाने की जरूरत नहीं है। तो आकितिरो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, वो वैसे भी मुझसे नफरत करती है। सुकीनो मोरी कहता है, ठीक है, तो तुम कल से ही ये शुरू कर सकते हो। तो वो कहता है, यस सर। आकितिरो को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लासरूम में जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर इरुहा आती है जो कि उससे कहती है, गुड मॉर्निंग सेनपाई। तो वो भी उसे गुड मॉर्निंग कहकर जाने लगता है, लेकिन इरुहा कहती है, सेनपाई आज तुम अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? क्या इसका कल HPW के प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारी मीटिंग से कोई लेना देना है? तो ये सुनकर आकितिरो अपने मन में कहता है, यार इतना कुछ कैसे समझ जाती है? और वो उससे कहता है, मुझे
कुछ नहीं हुआ और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो कहती है नहीं तुम्हें मुझे बताना ही होगा, और वो उसके पीछे जाने लगती है। उसके बाद हमें उसके क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माँ शीरू आ गई होती है और वो अपना इंट्रोडक्शन पूरे क्लास के स्टूडेंट्स को देती है, लेकिन वो सबको देखकर इतना घबरा जाती है कि वो कह देती है कि मैं आकितिरू की गर्लफ्रेंड हूँ। तो ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि इतनी क्यूट लड़की ऐसे बेकार लड़के को डेट कर रही है। तभी आकितिरू का एक दोस्त उठकर कहता है मुझे एक सवाल पूछना है, तुम आकितिरू से कहाँ मिली थी? तो ये सुनकर माँ शीरू को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो टॉयलेट का नाम ले लेती है। तो ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों टॉयलेट में कैसे मिले। फिर माँ शीरू कहती है लगता है मैं भूल गई, प्लीज मुझसे इस बारे में ज्यादा सवाल मत पूछो, और वो जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाती है। आकितिरू अपने मन में कहता है मुझे नहीं लगता कि अब कोई लड़का उसे परेशान करेगा, ये जानने के बाद कि उसका बॉयफ्रेंड है। और वो माँ शीरू से कहता है चलो अब हम अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और माँ शीरू कहती है मुझसे बात करने की कोशिश मत करो गंदे लड़के, मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया जो कि तुमने टॉयलेट में किया था। आकितिरू कहता है जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तो तुम्हारा बोलने का टोन कैसे चेंज हो जाता है? माँ शीरू कहती है क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आकितिरू कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी लोगों को शक हो जाएगा कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। और माँ शीरू कहती है जब तक हम दोनों की स्टोरी बिल्कुल सीधी रहेगी तब तक ये बेवकूफ नोटिस नहीं करेंगे कि मैं तुम्हें किस तरह ट्रीट करती हूँ। और हाँ अब मुझसे बात करना बंद कर दो। फिर उजुमा आकितिरू से पूछता है तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, क्या तुम इसे सीक्रेट रखना चाहते थे? आकितिरू कहता है मुझे माफ करना उजुमा, लेकिन ये लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और कुछ देर बाद लंच टाइम हो जाता है तो आकितिरू उसको सब कुछ बता देता है। तो उजुमा उससे कहता है तुम रोम कॉम के हीरो जैसे लग रहे हो। पर ये सुनकर आकितिरू अपने मन में सोचने लगता है कि ये भी कौन कह रहा है जिसके पास इतने अच्छे लुक्स है और इसके पास एक बहन भी है जो कि उससे कॉम्प्लेक्स होती है। नहीं 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 वो नहीं होती। उजुमा कहता है चलो ये सब छोड़ो, वैसे इरुहा को तुमसे प्यार है। आकितिरू कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उजुमा कहता है चलो ठीक है मैं लंच खरीदने जा रहा हूँ। और उसके जाते ही वहाँ पर उसका दूसरा दोस्त आ जाता है जो कि पूछता है अबे आकितिरू तूने गर्लफ्रेंड बना ली और मुझे बताया भी नहीं, लेकिन मैंने तो देखा था कि तुम हमेशा उस छोटी लड़की के साथ फ्रेंडली होते रहते हो। तो ये सुनकर माँ शीरू खड़ी हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रही होती है। तो आकितिरू से समझाता है कि वो उजुमा की छोटी बहन है, इसीलिए हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है। उसका दोस्त कहता है पर तुम लोग काफी क्लोज लगते हो। लेकिन आकितिरू टॉपिक चेंज करते हुए कहता है सुजुकी जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी नजर कागेसी सेंसे पर रहती है ना? मैंने सुना है कि उन्हें माचो लड़के पसंद हैं। ये सुनकर सुजुकी के अंदर जोश आ जाता है और वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो ठीक है मैं भी माचो मैन बनूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि माँ शीरू उसे घूर रही है तो उससे पूछता है क्या हो गया? माँ शीरू कहती है तुम्हें पता है ना लंच टाइम हो गया तो तुम्हें मेरे लिए लंच खरीद कर लाना होगा, और फिलिंग में सिर्फ सी फूड ही होना चाहिए। आकितिरू कहता है क्या मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट हूँ? माँ शीरू कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इसलिए तुम्हें ये मेरे लिए करना चाहिए, या फिर तुम चाहते हो कि मैं डैड से कहकर ये सारी बातें खत्म करवा दूं? तो ये सुनकर वो घबरा जाता है और कहता है हाँ ठीक है मैं खरीद कर लाता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद वो खाना लेकर आ जाता है और उसे देखकर अपनी बेंच पर बैठकर अपना लंच करने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है वो बस और चिड़चिड़ी होती जा रही है। सुजुकी और मेरी बात सुनकर वो जेलस फील करने लगी? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, वो बस मुझसे नफरत करती है। तभी वहाँ पर कागेशी आती है जो कि पूछती है क्या तुम लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया? तो एक लड़का खड़ा होकर कहता है सेंसे मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। तो ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अपने वादे निभाओ, अपने आप पर सख्त रहो, और अगर कोई गलती हो तो अपने से बड़ों को तुरंत रिपोर्ट करो, और जो इन सब को नहीं कर पाता वो कचरे से भी बदतर है। तो बताओ लड़के अगली बार से ऐसा तो नहीं होगा? तो लड़का कहता है हाँ मैम नहीं होगा। कागेशी कहती है हमारे पास वेस्ट करने के लिए वक्त नहीं है, इसीलिए अपने काम को वक्त पर पूरा करो। आकितिरू अपने मन में सोच रहा होता है एक नई ट्रांसफर लड़की के लिए ये बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी क्लास खत्म हो गई थी। तो कागेशी वहाँ से जाने लगती है पर वो रुकती है और आकितिरू को बोलती है तुम मुझे थोड़ी देर में स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आकर मिलो, मुझे तुमसे असाइनमेंट के बारे में बात करनी है। तो कहता है ठीक है। और उसके जाने के बाद सब लोग उससे पूछते हैं तुमने ऐसा करा क्या है जो तुम्हें उन्होंने बुलाया है? आकितिरू कहता है ऐसा थोड़ी होगा कि वो मुझे मार ही देंगी, मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। उसके बाद वो एक ऐसे रूम के बाहर आता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो अंदर जाता है और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक टॉर्चर करने वाले वेपन्स रखे हुए थे। कागेशी उसे देखकर उसे कहती है ठीक है बैठ जाओ। तो आकितिरू बैठ जाता है। फिर वो उसके सामने आकर उससे माफी मांगते हुए कहती है आकितिरू सामा मुझे माफ कर दो। तो आकितिरू कहता है लगता है तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया। तो कहती है मुझे आपसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो आकितिरू कहता है अच्छा तो तुमने सारे स्टूडेंट्स को डराया। तो कागेशी कहती है लेकिन मैं तो एग्जाम के लिए सबको तैयार होने के लिए बोल रही थी। एक अकाउंट दिखाकर कहता है मुझे तो लगा कि तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हो। तो ये देखकर वो कहती है मुझे काम और सुकून के बीच में बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है। फिर आकितिरू हमें बताता है हाँ कागेशी सुमिरे का दूसरा नाम मुरासाकी शिकिबु सेंसे है और वो क्लास में वेनोमुस क्वीन के नाम से जानी जाती है। और इन्हीं सब की वजह से कौन अंदाजा लगा सकता है कि वो फिफ्थ फ्लोर अलायंस की इलस्ट्रेटर है जो कभी भी अपनी डेडलाइन पूरी नहीं करती। फिर वो उससे पूछता है तो बताओ तुमने कितना काम खत्म किया? तो ये सुनकर शिकिबु
सिकिबू उसे अपना काम दिखाती है। तो देखकर आकितिरू का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे कहता है चलो अब तुम इस सांड के अंदर जाओ, पर वो कहने लगते नहीं मुझे माफ कर दीजिए आकितिरू सामा। तो कहता है तुम्हें अपना काम वक्त पर करना चाहिए था, फिर तुमने अभी तक एक लाइन भी नहीं बनाई, बेवकूफ कहीं की। सिकिबू बोलती है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आकितिरू कहता है तो तुम्हें रिपोर्ट करनी चाहिए थी ना, पर क्या इससे मेरी फुल इमेज खराब नहीं हो जाएगी। तो ये सुनकर आकितिरू को और गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसे पनिशमेंट देने लगता है। फिर उसकी पनिशमेंट खत्म होने के बाद फिर आकितिरू हमें बताता है वो उससे कैसे मिला था। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर आकितिरू अपने अलायंस में एक मेंबर जोड़ना चाहता था। तो वो एक इवेंट में आया था जहाँ पर एनीमे के फैन और मांगा के फैन आते हैं। फिर उसे एक मांगा दिखाई देती है तो उसे खोलकर पढ़ता है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। लेकिन उस मांगा की पब्लिशर कहती है अगर आप किसी स्पॉन्सरशिप कंपनी से हैं तो मुझे माफ कीजिए, मैं किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं लेती। पर जब वो उसे देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये तो मेरा स्टूडेंट आकितिरू है और आकितिरू भी उसे पहचान जाता है कि ये तो कागेसी सेंसे है। सिकिबू कहती है काश हम उस तरीके से ना मिले होते। आकितिरू कहता है नहीं वो सबसे अच्छा तरीका था, इससे मैं तुम्हें अपने कंट्रोल में रख सकता हूँ। वो कहती है तुम कितने जालिम हो। तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम तो मेरी बिल्डिंग में रहती हो, वो भी सेम फ्लोर पर, और वो उसके बारे में बहुत कुछ बोलने लगता है जिससे कि वो कहती है अरे बस करो ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। फिर आकितिरू चेयर पर बैठकर कहता है तो अगर तुम चाहती हो कि इसके बारे में किसी को पता ना चले तो तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कहती है लेकिन तबीयत खराब वाली बात सच थी। तो कहता है इस बात पर सो जाते हैं। तो कहती है माफ करना पर मैं 15 साल या उससे बड़े लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आकितिरू कहता है मेरा मतलब था एक अच्छी नींद लो ताकि तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो जाए और मैं तुम्हारी डेडलाइन आधे दिन के लिए बढ़ा दूंगा। तो वो इसके लिए उसे थैंक यू कहती है। फिर आकितिरू वहाँ से जाने लगता है तो सिकिबू उसे रोककर कहती है और उसे बताती है ये मासीरू चान के बारे में है। मुझे पता चला कि उसे स्कूल में बुली किया जाता था क्योंकि इसके क्लासमेट्स को कुछ पता चल गया था जो कि वो सीक्रेट रखना चाहती थी। आकितिरू कहता है कौन सा सीक्रेट। सिकिबू कहती है उन्होंने मुझे इसके बारे में डिटेल तो नहीं बताई और इसके लिए मैं तुम्हारी मदद की शुक्रगुजार हूँ। मासीरू चान का ख्याल रखना ठीक है, मैं चाहती हूँ कि वो इस बार स्कूल आना एंजॉय कर सके। तो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा। तो सिकिबू कहती है ओजुमा कुन और मैं हम दोनों जहाँ भी हैं वो तुम्हारी वजह से ही हैं। आकितिरू कहता है चापलूसी करने से मैं तुम्हारी डेडलाइन नहीं बढ़ाऊंगा। तो कहती है अरे यार इसने तो पहचान लिया। तो सुनकर आकितिरू को और गुस्सा आ जाता है। उसके बाद आकितिरू क्लास में जाकर मासीरू से पूछता है क्या आज हम दोनों घर साथ में चले। तो उससे कहती है मुझसे बात मत करो। ये सब देखकर सबको लगता है कि वो लोग एक दूसरे से शादी करने वाले हैं इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि हस्बैंड वाइफ में ही लड़ाई होती है। तो सुनकर वो शर्मा जाती है और कहती है प्लीज मेरी तरफ मत देखो और वो वहाँ से भाग जाती है। तो आकितिरू कहता है वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है। ओजुमा कहता है मुझे लगता है कि वो बुरी लड़की नहीं है। तो आकितिरू कहता है मुझे उसके इतने करीब जाना होगा ताकि मैं उसका दोस्त कहलाने के लायक हो पाऊँ। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। पर ओजुमा कहता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे कुछ काम है इसीलिए मुझे वहाँ जाना होगा। तो कहते हैं चलो ठीक है। उसके बाद आकितिरू घर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है पर तभी वहाँ पर इरुआ आ जाती है और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो आकितिरू उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए और जल्दी से मुझ पर से हटो। तो इरुआ कहती है मुझे लगा कि तुम अकेले हो इसीलिए मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गई। आकितिरू कहता है तुमसे ये करने के लिए किसी ने नहीं कहा इसलिए मेरे ऊपर से जल्दी से हटो। और वो उससे और चिपक जाती है और उसके कान में कहती है क्या तुमने नोटिस नहीं किया मैंने अंडर गारमेंट्स नहीं पहन रखे। तो ये सुनकर आकितिरू को पहले तो फील नहीं होता लेकिन फिर उसे लगने लगता है कि ये सच बोल रही है और वो कुछ ज्यादा ही लड़कियों के बारे में सोचने लगता है और वो लगातार उसे छेड़ रही होती है। वो कहती है लगता है मेरे शर्ट का बटन भी खुल गया, अगर तुमने मुझे हटाया तो मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाऊंगी। तो ये सब सुनकर आकितिरू को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो उसे अचानक से हटा देगा तो स्कूल के स्टूडेंट्स उसे देख लेंगे जिस वजह से वो उदास हो जाएगी और मेरी दोस्ती पर भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर वो कहती है अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन आकितिरू हार नहीं मानता और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तो कहती तुम ये क्या कर रहे हो। आकितिरू कहता है मैं हार नहीं मानूंगा और वो उसे एक अलग रास्ते से ले जाने लगता है। फिर वो कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो मैं हार मानती हूँ। तो आकितिरू कहता है तो तुम कुछ भूल रही हो। तो कहती है हाँ मुझे माफ करना। तो वो बोलता है और वो कहती है अच्छा ठीक है मुझे सारी गलतियों के लिए अफसोस है, अब प्लीज मुझे छोड़ दो। तो उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो कहती है तुम बहुत ज्यादा कमीने इंसान हो। आकितिरू कहता है मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। और वो कहती है लेकिन मैंने जो कहा था कि मैंने अंडरगारमेंट्स नहीं पहनी वो बात सच थी। फिर रास्ते में चलते हुए आकितिरू इरुआ से पूछता है मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है, मैं एक ऐसी औरत से दोस्ती करना चाहता हूँ जो मुझसे नफरत करती है। तो सुनकर इरुआ हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। तो आकितिरू कहता है नहीं वैसा कुछ नहीं है। तो वो उसे सब कुछ समझा देता है। तो इरुआ कहती है चलो ठीक है तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर अगले दिन से आकितिरू उसे इम्प्रेस करने के लिए एक डॉग जैसा गेटअप ले लेता है जहाँ पर वो उसके लिए सब कुछ कर रहा था। तो लास्ट में उसे पकड़ के अपने साथ एक कोने में ले जाकर पूछती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी वहाँ पर इरुआ आ जाती है और कहती है ये सब मेरा प्लान था और मुझे लगा नहीं था कि ये फ्लॉप हो जाएगा। तो मासीरू बोलती है मैं समझ गई, तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर मासीरू भी है। तो ये देखकर मासीरू और वो दोनों हैरान हो जाते हैं
तो मासीरू इरुहा से पूछती है तुम आकितिरू की क्या लगती हो? तो वो कहती है मैं उसकी बहन हूँ। मासीरू कहती है लेकिन उसकी तो कोई बहन नहीं है। इरुहा कहती है मैं उसकी दोस्त की बहन हूँ तो मैं उसकी मुंह बोली बहन हुई ना। तो ये सुनकर मासीरू उसे डांटती है। इरुहा कहती है क्या बात है, तुम तो बिल्कुल सेनपाई की तरह बात करती हो। फिर मासीरू पूछती है क्या तुम दोनों साथ में रहते हो? पर वो कहता नहीं, मैं 502 रूम नंबर में रहता हूँ और वो 503 में अपने भाई के साथ रहती है और हमारे साथ 504 में कागेसी सेंसे भी रहती है। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद आकितिरू से बात करने की कोशिश करता है पर मासीरू कहती है तुम दोनों बहुत बेकार इंसान हो और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। तो आकितिरू कहता है लगता है मुझे अब अपना 100% देना होगा ताकि मैं उसे इम्प्रेस कर सकूं और उसे उसकी न्यू लाइफ एंजॉय करवा सकूं। अब तुम तैयार रहो मासीरू, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ एंजॉय करवाऊंगा। अब वो लोग अपने काम के सक्सेस के लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लेकिन सिकिबू कुछ ज्यादा ही बियर पीने लगती है। इरुहा कहती है सेंसे तुम्हारे अंदर से दारू की बदबू आ रही है और आकितिरू कहता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। पर सिकिबू कहती है अरे अब तो हमारा काम खत्म हो चुका है ना, तो हमें सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। इसके बाद इरुहा उन लोगों को खाना सर्व करने लगती है। तो आकितिरू ये देखकर कहता है आज तुम कुछ ज्यादा ही शांत लग रही हो। तो इरुहा बताती है तुमने मुझे पार्टी में आने दिया, भले ही मैं तुम्हारे 5th फ्लोर अलायंस की मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बात से खुश हूँ। पर आकितिरू अपने मन में कहता है उसे ऐसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आमतौर पर मुझे कभी परेशानी नहीं करती होगी। उजुमा कहता है अरे आकितिरू तुमने तो ये बीफ बहुत बढ़िया बनाया है। आकितिरू कहता है हाँ जितना सोचा था ये उससे अच्छा बन गया। तो उजुमा उसकी और तारीफ करने लगता है कि तुम हमेशा हर चीज में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। फिर आकितिरू टॉपिक चेंज करके कहता है अगर तुमने उस वक्त वो प्रोग्राम सिकिबू के कंप्यूटर में अपलोड नहीं किया होता तो आज हमारा काम अधूरा रह जाता। तो उजुमा कहता है हाँ मुझे पता था कि सेंस से कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगी, इसीलिए मैंने उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम अपलोड कर दिया था जिससे कि फाइल्स ऑटोमेटिक अपलोड हो जाए। तो आकितिरू मन में कहता है वो सच में बहुत ज्यादा जीनियस है और उससे कहता है कोई भी ऐसा इंसान जिंदा नहीं होगा जो तुम्हारी बराबरी कर सके। लेकिन उजुमा कहता है शायद नहीं, ये स्किल एक बीमारी है, अगर तुम्हें इसे इस्तेमाल करना नहीं आता हो तो मैं आज जो भी हूँ वो तुम्हारी वजह से ही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है और इसीलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये सुनकर आकितिरू शर्मा जाता है और वो कहता है मुझे पास्ट की बातें याद करना पसंद नहीं। तभी उजुमा पूछता है वैसे माकीगाई सेंसे कहाँ है? तो आकितिरू बताता है वो इस हफ्ते नहीं आ सके क्योंकि उनकी कॉमिक की डेडलाइन आ चुकी है। फिर वो हमें बताता है उनका नाम माकीगाई नमाको है, जिन्होंने कई सारे ग्रैंड प्राइजेस जीते हैं क्योंकि उन्होंने जो नोवेल बनाई थी उसकी 3 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी थी, जिस वजह से माकीगाई नमाको के फैंस कई ज्यादा बढ़ गए और उन्होंने ही सिनेरियो राइटर के रूप में गेम के अंदर काम किया। मैंने तो बस उन्हें एक पेन लेटर के साथ कमीशन भी भेजा था, ये सोचकर कि होने के लिए तो कुछ नहीं है, और किसी चमत्कार से मुझे जवाब भी मिल गया। मैं उनसे आमने सामने कभी नहीं मिला लेकिन उनकी बातों से वो एक फ्रेंडली इंसान लगते हैं। उजुमा कहता है ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आकितिरू कहता है मुझे यकीन है कि काम करने वाले बड़ों को बहुत कुछ झेलना पड़ता होगा। तो सिकिबू कहती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करती? और उसे दारू चढ़ गई होती है। तो आकितिरू पूछता है तुम नशे में कैसे चली गई? और इरुहा ये बताओ तुमने उसे क्या दिया? तो इरुहा कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो तब से ये मिलाकर पी रही थी। तो वो देखकर कहता है ये तो सूचू बियर है। सिकिबू कहती है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आकितिरू सामा आओ और मेरे जलते बदन को शांत करो। पर आकितिरू उसे इग्नोर करता है और सबसे कहता है मुझे तुम लोगों से एक बात करनी है और ये काफी सीरियस बात है। मैं तुम्हें हमारी नई नेबर माशीरू के बारे में बताना चाहता हूँ और मैं उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखना चाहता हूँ अगले फ्राइडे को रात 8 बजे। इरुहा कहती है क्या वो आएगी भी अगर हमने उसे इनवाइट किया तो? आकितिरू कहता है उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए मुझे सबकी मदद चाहिए होगी ताकि मैं इसे सक्सेसफुल बना सकूं। चलो उसे दिखाते हैं कि हम कितने बड़े पेन हो सकते हैं। उसके बाद पार्टी से 6 दिन पहले वो माशीरू के घर जाकर उसकी डोरबेल बजाता है, लेकिन माशीरू डोरबेल सुनकर बाहर नहीं आ रही थी, इसलिए आकितिरू लगातार डोरबेल बजाने लगता है। तो वो बाहर आकर कहती है तुम्हें क्या चाहिए? वीकेंड में तो मुझे आराम करने दो। आकितिरू कहता है मैंने अगले फ्राइडे अपने घर पर डिनर पार्टी रखी है, क्या तुम आओगी? और ये सुनकर वो दरवाजे को बंद कर देती है। फिर उसके अगले दिन वो फिर से जाता है, लेकिन इस बार डोरबेल नहीं बज रही थी। आकितिरू कहता है शायद उसने पावर कट कर दी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और वो माशीरू के मेल बॉक्स में कई सारे इनविटेशन कार्ड भर देता है। फिर उसके अगले दिन आकितिरू क्लास के अंदर माशीरू को एक चिट देता है जिसके अंदर लिखा था मुझे तुमसे बात करनी है। तो माशीरू भी उसकी तरफ चिट फेंकती है जिसमें लिखा था तुमने कल मेरे मेल बॉक्स में इतने सारे कार्ड क्यों भर दिए थे? क्या तुम मुझे बुली करना चाहते हो? पर वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें बस पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ। लेकिन वो कहती है मर जाओ तुम, और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके अगले दिन माशीरू घर आ रही होती है तो वहीं पर आकितिरू खड़ा था। वो उससे कहता है तो बताओ क्या तुम पार्टी में आ रही हो? माशीरू कहती है तुम हो क्या, एक स्टॉकर जो मेरा इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। उसके बाद पार्टी का दिन आ जाता है जहाँ पर आकितिरू और इरुहा एक साथ शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ पर कुछ फूड सैंपल टेस्ट करने को मिल रहे थे। तो सबसे पहले इरुहा उसमें से टेस्ट करती है तो उसे बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो आकितिरू को कहती है सेनपाई क्या आप ये टेस्ट करना चाहते हो? पर आकितिरू मना कर देता है, जिस वजह से इरुहा का दिल टूट जाता है। तो आंटी आकितिरू से कहती है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की बात
मान लेनी चाहिए बच्चे। पर आकितिरू कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, चलो ठीक है मैं खा ही लेता हूँ। फिर वो उससे लेने लगता है पर इरुहा कहती है मुझे माफ करना सेनपाई, मुझे लगता है कि मैं आपको फोर्स कर रही हूँ। पर आकितिरू कहता है नहीं, तुम मुझे फोर्स नहीं कर रही, मैं ये खाना चाहता हूँ। इरुहा कहती है अगर तुम्हें ये खाना है तो मुझसे भीख मांगो, वो भी क्यूट तरीके से। तो वो उससे मांगता है लेकिन वो कहती है ये क्यूट नहीं था। तो ये सुनकर उसका मूड और खराब हो जाता है, पर वो फिर भी उससे कहता है मैं इसे खाने के लिए पागल सा हो रहा हूँ। तो इरुहा कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं? आकितिरू कहता है हाँ तुम मुझे खिलाओ। तो इरुहा उसे खिलाती है और पूछती है तो बताओ ये कैसा है? आकितिरू कहता है हाँ ये बढ़िया है, और वो अपने मन में कहता है मैं इसका बदला जरूर लूंगा। उसके बाद वो अपनी शॉपिंग को कंटिन्यू करने लगते हैं, जहाँ पर आकितिरू कहता है पता नहीं तुम कैसे लगातार लोगों से प्यार करने का झूठा नाटक कर लेती हो। पर इरुहा कहती है नहीं वो सब सच होता है। ये सुनकर आकितिरू कहता है तुम और माशीरू एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। वो हमेशा मुझसे ये कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मर क्यों नहीं जाते? इरुहा पूछती है क्या तुमने अभी तक उससे इनवाइट एक्सेप्ट नहीं करवाया? तो आकितिरू कहता है हाँ वो मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है। फिर इरुहा कुछ सामान उतारने लगती है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। पर तभी आकितिरू पीछे से आकर उसे पकड़ लेता और कहता है तुम्हें देखकर काम करना चाहिए। तो ये देखकर वो ब्लश करने लगती है लेकिन वो अपनी शर्म को छुपाने के लिए जो उसे कहती है तुमने तो मेरी जान बचा ली, मैं जब भी अपनी आजादी का फायदा उठाकर कुछ गलत करने की कोशिश करती हूँ तो तुम मुझे बचा लेते हो, इसलिए तो मेरा भाई तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम एक बात याद रखना, जब कभी भी तुम भरोसा खो दो कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बस खुद पर यकीन रखना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। तो आकितिरू उसे थैंक यू कहता है और अपने मन में कहता है माशीरू तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पार्टी में इन्वाइट करके ही रहूंगा। और स्कूल में वो फिर से कोशिश करता है कि वो माशीरू को मना ले लेकिन वो फिर से उठकर चली जाती है। इसीलिए आकितिरू सबको कॉल करके कहता है सब तैयार हो जाओ। तो सब कहते हैं रॉजर बॉस। आकितिरू कहता है मिशन पीटी शुरू करते हैं। उसके बाद माशीरू जा रही होती है, तभी आकितिरू पीछे से आकर कहता है माशीरू रुक जाओ। माशीरू कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जाऊंगी। आकितिरू कहता है तुम्हें पार्टी के बारे में याद है, इसका मतलब तुम्हें पार्टी को लेकर जीरो इंटरेस्ट लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तो माशीरू कहती है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम रोज मुझे परेशान करते हो, तो मैं इसे भूल कर भी नहीं बोल सकती। तो आकितिरू कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी बिना मर्जी के वहाँ नहीं ले जाऊंगा। माशीरू कहती है मुझे पक्का पता है कि तुम ये सब स्क्रिप्टेड कर रहे हो। आकितिरू कहता है मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हम घर तक तो साथ में चल ही सकते हैं, है ना? वैसे भी हम एक ही तरफ तो जा रहे हैं। और वो अपने मन में सोचता है ये वाला प्लान जरूर काम करेगा, लेकिन माशीरू वहाँ से भाग जाती है। पर आकितिरू कहता है मैं हार नहीं मानूंगा और वो उसका पीछा करने लगता है। तो माशीरू उससे पूछते तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, अपने घर जाओ ना। तो आकितिरू कहता है मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ। तो माशीरू अपना रास्ता बदल लेती है और कहती है तुम तो घर जा रहे हो ना, ठीक है तुम घर जाओ, मुझे कहीं पर काम है। पर आकितिरू उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो उसके साथ एक नदी के पास पहुंच जाता है। तो माशीरू उससे पूछती है तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो, तुम मेरे बिना तो अपनी जिंदगी आराम से एंजॉय कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं मैं पहले से बनी हुई कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हो सकती। तो आकितिरू कहता है ठीक है, अगर तुम हमारा फ्रेंड सर्कल ज्वाइन नहीं करना चाहती तो कहाँ जाओगी? क्या कल तुमने मेरे अलावा किसी और से बात की? क्या तुमने अभी तक क्लास में किसी को दोस्त बनाया? माशीरू कहती है तुम मुझसे ये सब पूछना बंद करो। आकितिरू कहता है क्या ये वही जिंदगी है जो तुम जीना चाहती हो? मुझे पता है कि उस दिन रेस्टोरेंट के टॉयलेट में मैंने गलत किया और इसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ, और तुम जितनी बार भी कहोगी मैं उसके लिए उतनी बार ही माफी मांगूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मुझे माफ करने के लिए नहीं कहूंगा। अगर तुम मुझसे नफरत करती रहना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन खुद से झूठ बोलना बंद करो और ये मत दिखाओ कि सब कुछ ठीक है। तो ये सब सुनकर माशीरू रोने लगती है। तो आकितिरू उसके पास जाता है लेकिन माशीरू उसे दूर करते हुए खुद ही नदी के अंदर गिर जाती है और साथ में आकितिरू भी उसके साथ गिर जाता है। तो आकितिरू उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो माशीरू? लेकिन वो उसके कपड़ों को देखकर कहता है अरे तुम तो बहुत सेक्सी लग रही हो। माशीरू कहती है तुम क्या देख रहे हो परवट? आकितिरू कहता है माफ करना, तुम इतनी सेक्सी लग रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। माशीरू कहती है परवट कहीं के, और वो उठने लगती है लेकिन वो फिसल कर फिर गिरने वाली होती है। पर आकितिरू उसे बचा लेता है और उससे कहता है जब तुम खुद से उठ पाओ तो मुझे बता देना। माशीरू कहती है ठीक है। उसके बाद वो लोग नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। आकितिरू कहता है आज का दिन सच में बुरा गया। माशीरू कहती है ये मेरी लाइन थी। आकितिरू कहता है क्या तुम अभी भी नहीं मानोगी? हम तो मैचिंग लग रहे हैं, भींगे हुए चूहे की तरह, कोई भी हमें देखकर सोचेगा कि हम कपल्स हैं। तो ये सुनकर माशीरू हंसने लगती है और वो कहती है क्या तुम ये क्या सोच रहे हो, मैंने आज तक का सबसे मैचिंग बेकार लोग यही देखा है। आकितिरू कहता है शायद एक गॉड का हमारे एक रिश्ते को ब्लेसिंग देने का तरीका है। माशीरू कहती है जो भी गॉड ये चाहता है उसे मर जाना चाहिए। आकितिरू कहता है अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा रूड रिप्लाई दे रही हो, अगर तुम प्रे करोगी तो हो सकता है कि शायद गॉड तुम्हें भी किसी दिन अच्छा फील करने की वजह दे दे। माशीरू कहती है मैं अपनी उम्मीदों को बढ़ाना नहीं चाहती, जो लोग मुझसे नफरत करते थे वो कल से मुझे पसंद करने लगेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आकितिरू कहता है ये सच हो सकता है लेकिन वैसे तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? माशीरू पूछती है तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे डैड ने तुमसे कहा है? रुको, इसमें से तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, तो प्लीज मुझसे भी नफरत मत करना। आकितिरू कहता है किसी ने कभी नहीं कहा कि वो तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि तुम उनसे नफरत करती हो। माशीरू कहती है बात यह है कि मैं डरी हुई हूँ, क्या
होगा अगर मैं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जुड़ नहीं पाऊँ तो? मैं हमेशा एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर रह जाऊंगी और एक वक्त आएगा जब तुम मुझ पर ध्यान देना बंद कर दोगे। मुझे पता है कि ये सब सोचना अजीब है, लेकिन आकितिरू कहता है नहीं, ये अजीब नहीं है। शायद ऐसा ना लगे, लेकिन हमारे फेक कपल होने से लोगों का ध्यान हम पर आया है, लेकिन मैं हमेशा से क्लास में एक बैकग्राउंड का हिस्सा ही था। माशिरू कहती है ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम तो 5th फ्लोर अलायंस के लीडर हो, क्या तुमने उन लोगों को इसके बारे में नहीं बता रखा? आकितिरू कहता है तुम्हें इस बारे में पता है? माशिरू कहती है ये मुझे मेरे डैड ने बताया था कि तुमने एक बहुत ही कमाल का गेम बनाया था जो कि काफी पॉपुलर हुआ था और जिससे तुमने काफी ज्यादा पैसे भी कमाए थे। आकितिरू कहता है लेकिन उसमें से ज्यादातर गेम डेवलप करने में वापस चले जाते हैं। माशिरू कहती है लेकिन मुझे लगता है कि कमाल की बात है कि तुम क्लास के अंदर सबसे पॉपुलर बच्चे बन सकते हो। आकितिरू कहता है लेकिन मुझे पॉपुलर नहीं बनना। माशिरू पूछती है क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। आकितिरू कहता है वो बात नहीं है, मैं आराम से इमेजिन कर सकता हूँ कि इतनी अटेंशन से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। माशिरू पूछती है क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी तारीफ करें? आकितिरू कहता है मैं इस बारे में झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, पर जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपने बारे में सबको बताऊंगा तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मुझे ये छुपा कर रखना ज्यादा अच्छा लगा। तो माशिरू स्माइल करते हुए कहती है आकितिरू तुम सच में एक अजीब इंसान हो। उसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में आकितिरू उससे पूछता है क्या तुम पार्टी में नहीं आओगी? तो माशिरू कहती है माफ करना, मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे बुलाया, लेकिन पर आकितिरू कहता है वो सब अच्छे लोग हैं, वो तुम्हें कभी भी ग्रुप से बाहर नहीं निकालेंगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। माशिरू कहती है मुझे पता है, ये बस इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं कैसा फील करती हूँ। आकितिरू कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। और अब माशिरू अपने कमरे तक पहुँच जाती है। तो माशिरू कहती है ठीक है फिर मिलते हैं। आकितिरू कहता है क्या तुम प्लीज मुझे अगले हफ्ते से नॉर्मल ट्रीट करोगी? तो माशिरू उसके लिए मान जाती है। फिर वो जैसे ही अपने रूम का डोर देखती है जो कि खुला हुआ होता है, तो वो आकितिरू को बता देती है। तो आकितिरू कहता है मैं तुम्हारे साथ अंदर जाता हूँ। और वो अंदर जाते जहाँ पर माशिरू के रूम के अंदर कोई होता है, इसीलिए आकितिरू कहता है रुको मैं देखता हूँ। और वो दरवाजा खोलते हुए कहने लगता है अगर तुम अपनी फीलिंग्स को राजी नहीं कर पाओ तो मैं हार मान लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छाओं की इज्जत करता हूँ। और वो उसे रूम के अंदर भेजने लगता है और कहता है लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर इसमें मेरी चली तो मजा ही आ जाएगा। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं वहाँ पर 5th फ्लोर अलायंस के लोग माशिरू को वेलकम करते हैं। तो माशिरू उनसे पूछती है आखिर तुम मेरे रूम में कैसे आ गए? आकितिरू बताता है माफ करना लेकिन ये मेरा रूम है। माशिरू कहती है लेकिन आखिरी वाला तो मेरा है ना? आकितिरू बताता है लेकिन ये आखिरी वाला नहीं है, हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जिससे कि बाहर हम होलोग्राम से ऐसा दिखा सकते हैं कि वो एक वॉल है, और ये मेरा रूम है जहाँ पर मैं तुम्हें वेलकम पार्टी में लेकर आया हूँ। माशिरू कहती है लेकिन तुम लोग इतना आगे क्यों गए? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में ज्वाइन हो जाऊँ? तो सब इसके लिए हाँ करते हैं। माशिरू कहती है लेकिन हम तुरंत दोस्त नहीं बन सकते। इरुहा कहती है चिंता मत करो, हम चारों यहाँ पर दोस्त भी नहीं है, कम से कम सेनपाई और मेरे भाई के अलावा यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है। लेकिन वो कहती है एक छोटी बहन के नाते मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होता अगर वो दोनों दोस्त के अलावा कपल्स होते। तो सिकिबू बोलती है अरे तुम तो सही कह रही हो। और वो लोग आकितिरू और उजुमा को इमेजिन करने लगते हैं। तो आकितिरू सिकिबू के प्रेशर पॉइंट पर प्रेस करता है और कहता है क्या तुमने पहले से ही दारू पी रखी है? माशिरू पूछती है क्या तुम भी 5th फ्लोर अलायंस की मेंबर हो? तो इरुहा कहती है नहीं। आकितिरू कहता है तुम इन लोगों को अपने फेक बॉयफ्रेंड के दोस्त समझ सकती हो, 5th फ्लोर अलायंस का मेंबर बनने के लिए किसी को भी फोर्स नहीं किया गया है, यहाँ सब आजादी से जीते हैं। यहाँ तक कि अभी तक हम माकिगाई सेंसे से फेस टू फेस भी नहीं मिले हैं, लेकिन वो हमारी अलायंस का हिस्सा है। तो माशिरू कहती है मुझे इस सरप्राइज में फंसाना गलत था। आकितिरू कहता है हाँ लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है ना? माशिरू भी स्माइल करते हुए कहती है हाँ तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर पार्टी खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितिरू सफाई कर रहा होता है। तभी उसे बालकनी से कुछ आवाज आती है, तो वो बालकनी को खोलता है, लेकिन वहाँ से इरुहा बाहर आती है और कहती है सेनपाई, लेकिन वो गिर जाती है। आकितिरू पूछता है तुम यहाँ क्या करने आई हो? इरुहा कहती है तुमने तो माशिरू सेनपाई वाले मामले में अच्छा काम किया, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। आकितिरू कहता है थैंक यू। इरुहा कहती है मैं 5th फ्लोर अलायंस के गेम के लिए वॉइस एक्टिंग करती हूँ, लेकिन तुमने मुझे 5th फ्लोर अलायंस का हिस्सा बनने दिया, वो भी बिना किसी को बताए। अगर उस दिन तुमने मुझसे बात ना की होती सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम मेरे भाई को जानते थे, तो शायद मैं अभी यहाँ नहीं होती। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर आकितिरू हमें बताता है जब मैं उजुमा से मिला तब वो एक अजीब बच्चे के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो हमेशा साइंस लैब में ही एक्सपेरिमेंट करता रहता था। पर अफवाह फैल गई कि वो वहाँ खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है, इसलिए अब वो उस जगह पर भी नहीं जा सकता। फिर आकितिरू उजुमा के पास आकर कहता है तुम अपने एक्सपेरिमेंट घर पर क्यों नहीं करते? तो उजुमा कुछ सोच कर कहता है अगर मैं अपने घर पर कुछ इन्वेंट करूंगा तो क्या तुम उसे देखने आओगे? आकितिरू कहता है हाँ मैं देखने जरूर आऊंगा, तुम्हारे टैलेंट को वेस्ट होते देखना बहुत बुरा होगा, इसीलिए तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स को करते रहना चाहिए। उजुमा कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं एक्सपेरिमेंट्स को अपने घर पर जरूर करूंगा। और तब से ही वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। और उजुमा और आकितिरू एक ही बिल्डिंग में रहते थे और आकितिरू के पेरेंट्स विदेश गए हुए थे। उसके बाद आकितिरू अपने घर आ रहा होता है, लेकिन वो देखता है उजुमा वहीं बैठा हुआ है, तो वो उससे पूछता है उजुमा तुम वहाँ क्या कर रही हो? तो
उजुमा उसे देखकर कहता है, मैं लॉबी के फ्लोर पर लगी टाइल्स के साइज का इस्तेमाल कर रहा था ताकि मैं ये जान सकूं कि इस पूरी बिल्डिंग में कितनी टाइल्स लगी हुई है। आकितिरो कहता है, हाँ मैं समझ गया, जरूर तुम किसी प्रॉब्लम में हो। तो उजुमा कहता है, हाँ मैं आज सुबह अपने कमरे की चाबी भूल गया था। आकितिरो कहता है, मैं जानता था, तुम इतने स्मार्ट हो फिर भी तुम्हें जिंदगी जीना बिल्कुल नहीं आता। खैर ये सब छोड़ो, मेरे घर पर वेट करना चाहते हो जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ जाते। उजुमा कहता है, ठीक है, वो जल्दी ही आ जाएगी। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो बड़े भाई? तो उजुमा कहता है, अरे इरुहा, मैं अपने कमरे की चाबी भूल गया था इसीलिए मैं यहाँ खड़ा था। तो इरुहा पूछती है, ये कौन है? तो उजुमा बताता है, ये मेरा क्लासमेट है और ये हमारा पड़ोसी भी है। ये सुनकर इरुहा हैरान हो जाती है कि उजुमा का कोई दोस्त भी हो सकता है। तो आकितिरो कहता है, हाँ मैं उजुमा का दोस्त हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम आकितिरो उबोशी है। तो इरुहा कहती है, मैं उसकी छोटी बहन कोहिनाता इरुहा हूँ और शुक्रिया मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए। आकितिरो हमें बताता है, वो पहली बार था जब मैंने उसकी बहन को सामने से देखा था। दूसरे शब्दों में, मैं उस इरुहा से ऐसे मिला जो बाद में मुझे बहुत परेशान करने लगी। फिर अगले दिन आकितिरो को स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो उजुमा से बात कर रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी छोटी बहन भी होगी, क्योंकि मैंने आज तक उसे कभी भी उस बिल्डिंग में नहीं देखा जहाँ हम रहते हैं। तो उजुमा कहता है, शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन वो मेरे साथ ही रहती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देखकर सब कह रहे होते हैं, आखिर ओतोई सान स्कूल कैसे आ गई? मुझे तो लगा उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, पर दूसरे लोग कहने लगते नहीं, उसे बस सस्पेंड किया गया था। तभी ओटोई उजुमा और आकितिरो के पास जाकर कहती है, मुझे तुम दोनों से बात करनी है जिम के पीछे। तो वो दोनों कहते ठीक है, और उसके बाद वो दोनों उसके साथ जिम के पीछे आ जाते हैं। तो ओटोई उनसे कहती है, मुझे माफ करना अचानक से बुलाने के लिए, और उन्हें लॉलीपॉप ऑफर करती है। आकितिरो कहता है, क्या स्कूल में कैंडी रखना रूल्स के खिलाफ नहीं है? ओटोई कहती है, तुम बड़े मजाकिया इंसान हो, तुम्हें लगता है कि वो इंसान रूल्स को फॉलो करेगा जो वैसे भी स्कूल स्किप कर रहा है? आकितिरो कहता है, स्किप? मुझे तो लगा कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ओटोई कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो मुझे सस्पेंड किया जाए। तभी उजुमा कहता है, क्या मैं उनमें से एक ले सकता हूँ? तो ओटोई उसे एक लॉलीपॉप दे देती है और आकितिरो को भी कहती है, तुम्हें भी लेना चाहिए। उसके बाद आकितिरो कहता है, तुम्हें तो हमसे कुछ बात करनी थी ना? तो उजुमा से कहती है, हाँ मुझे याद आया, क्या कोहिनाता इरुहा नाम की वो जूनियर तुम्हारी बहन है? उजुमा कहता है, हाँ वो मेरी बहन ही है। ओटोई इससे पूछती है, अच्छा समझ गई, तो बताओ मुझे वो कैसी लड़की है? पर उजुमा उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। आकितिरो अपने मन में कहता है, ये तो अजीब है, उसे तो तुरंत उसका जवाब दे देना चाहिए था। और उजुमा अभी भी सोच रहा होता है कि इरुहा कैसी लड़की है। ओटोई कहती है, यार संभालो खुद को, वो तुम्हारी बहन है और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आकितिरो उससे पूछता है, तुम उजुमा की बहन के बारे में क्यों जानना चाहती हो? उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है, अगर तुम उसे समझाओगी कि तुम्हारे सवाल का मतलब किससे है तो उसे पता चल जाएगा। ओटोई कहती है, तुम सही कह रहे हो, और वो बताती है, मुझे मेरी जूनियर ताचिबाने ने बताया कि इरुहा नाम की लड़की हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती है, इसलिए मैं पूछ रही थी कि वो कैसी लड़की होगी। आकितिरो पूछता है, आखिर वो तुम्हारे साथ क्यों मिलना चाहेगी? ओटोई कहती है, तुम्हें पता है हम जैसे लोगों को हर कोई बदमाश समझता है। फिर वो उजुमा से पूछती है, तो तुम्हारी बहन ऐसी तो नहीं है ना? तो उजुमा कहता नहीं। आकितिरो पूछता है, क्या तुमने पहले से ही उसके बारे में पता लगा रखा था? ओटोई कहती है, हाँ मैंने फर्स्ट ईयर की क्लासेस में जाकर पूछा है, पर सबने यही बताया कि वो एक आम स्टूडेंट है। तो आकितिरो समझ जाता है कि कल वो इसी बात से परेशान लग रही थी। ओटोई कहती है, मुझे लगा कि तुम और उसके बड़े भाई को इरुहा का असली रूप पता होगा। तो आकितिरो उससे पूछता है, तो क्या तुम अब उजुमा की छोटी बहन को अपने ग्रुप में शामिल करोगी? ओटोई कहती है, अभी भी मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, मतलब अगर वो ज्यादा कोशिश करेगी तो मुझे नहीं लगता कि उसे मना करने की कोई वजह है। और आकितिरो से पूछती है, क्या तुम्हें इससे कोई चिंता हो रही है? आकितिरो कहता है, हाँ बहुत तरीकों से, इस बारे में मेरे भी अपने ख्याल हैं। ओटोई कहती है, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो वहाँ से जाने लगती है। आकितिरो अपने मन में कहता है, ओटोई ऐसी लड़की नहीं लगती जैसी वो दिखती है, वो दिल की बहुत ज्यादा साफ है। और हाँ एक और चीज, तुम्हें अपनी बहन के बारे में कुछ भी पता कि नहीं है? उसने जो सवाल पूछा था उसका जवाब देना तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए था। उजुमा कहता है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा बुद्धू हूँ। आकितिरो पूछता है, क्या तुम्हारी और तुम्हारी बहन की नहीं बनती? उजुमा कहता है, ऐसी बात नहीं है, हमारे बीच बिल्कुल भी बात ही नहीं होती। आकितिरो कहता है, लेकिन कल तो तुम बिल्कुल नॉर्मल भाई बहन की तरह बात कर रहे थे। उजुमा कहता है, क्योंकि मैं चाबी भूल गया था, मुझे लगता है कि वो पहली बार था जब हमने 2 महीनों में बात की हो। आकितिरो कहता है, क्या तुम सीरियस हो? तुम कैसे भाई बहन हो? उजुमा कहता है, क्या ये अजीब है? आकितिरो कहता है, हाँ ये बहुत अजीब है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे कुछ नहीं कहा? तो उजुमा बताता है, हमारे डैड को मरे हुए काफी वक्त हो गया और हमारी मॉम काम के सिलसिले में बाहर ही रहती है, इसीलिए वो बहुत कम घर आती है। आकितिरो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मुझे माफ करना। उसके बाद उजुमा वहाँ से जाने लगता है। आकितिरो अपने मन में कहता है, भले ही मुझे कुछ हिंट्स मिले, लेकिन मुझे समझ आने लगा है कि कोहिनाता फैमिली की हालत बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं बस चीजों को होता देखूं, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। इसीलिए वो उससे कहता है, क्या मैं आज स्कूल के बाद तुम्हारे घर आ सकता हूँ? हम थोड़ी गेमिंग कर लेंगे। तो उजुमा उसके लिए मान जाता है। फिर वो स्कूल के बाद घर आ जाते हैं, जहाँ पर आकितिरो उसके लिविंग रूम को देखकर कहता है, क्या तुम्हारे पास टीवी नहीं है? उजुमा कहता है, क्या इसमें कुछ अजीब है? तो आकितिरो कहता है, नहीं इसमें कोई अजीब
अजीब बात नहीं है। और उसके बाद वो लोग उजुमा के रूम में जाते हैं, यहाँ पर उजुमा का रूम फैला हुआ था। तो उजुमा कहता है तुम देख कर अंदर आना। आकितिरू पूछता है आखिर तुमने अपने रूम की हालत ऐसी क्यों कर रखी है। उजुमा कहता है क्योंकि मुझे ऐसे चीजें ढूंढने में आसानी होती है। आकितिरू कहता है ये तो एक कामचोर इंसान का बहाना है। के बाद उजुमा कंप्यूटर ऑन करता है और वो दोनों गेम खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर इरुहा आती है तो आकितिरू को पता चल जाता है और वो उजुमा से कहता है रुको मैं थोड़ा वॉशरूम से आता हूँ। और वो बाहर आ जाता है जहाँ पर वो इरुहा के कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर उसकी बात सुनने लगता है और उसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी अंदर से आवाज आने लगती है जहाँ पर इरुहा कह रही थी मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, पर क्या तुम्हें लगता है कि मेरा जाना ठीक रहेगा? कहीं लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं ज्यादा आगे बढ़ रही हूँ? मुझे तुम्हारा म्यूजिक पसंद है लेकिन मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। और वो दरवाजा खोल के बाहर आती है तो देखती है वहाँ पर आकितिरू बैठा हुआ है जो कि उसकी बात सुन रहा था। इसलिए वो चिल्लाने वाली होती है लेकिन आकितिरू उसका मुंह दाब के उसे कमरे में ले जाता है और गेट बंद करके कहता है प्लीज चिल्लाना मत, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें अभी छोड़ने वाला हूँ इसलिए चिल्लाना मत, जैसे ही तुम हाँ में सिर हिलाओगी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो इरुहा अपना सिर हाँ में हिला देती है तो आकितिरू उसको छोड़ देता है, पर तभी इरुहा उसे थप्पड़ मार देती है। इरुहा कहती है तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे? आकितिरू कहता है देखो मेरे पास सच में कोई चारा नहीं था। इरुहा कहती है ये सच में बहुत ही ज्यादा नीच हरकत है, तुम्हारे पास कैसे कोई चारा नहीं था किसी के घर में घुसकर छुपकर उसकी बातें सुनने के अलावा? क्या तुम्हें मुझे देखकर पहली नजर में ही प्यार हो गया और तुम एक ठरकी बन गए? आकितिरू कहता नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी इरुहा के फोन में ताचिबाना का कॉल आ रहा था तो इस बारे में आकितिरू उसे बताता है। इरुहा कहती है तुमने मुझे बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया इसीलिए मुझे फोन काटना पड़ा, तो अब उसे मेरी चिंता हो रही होगी। तो वो आकितिरू से फोन ले लेती है और ताचिबाना से कहती है ताचिबाना सान मुझे माफ करना बिना बताए फोन काटने के लिए, लेकिन मुझे अभी कोई काम आ गया तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। फिर वो कॉल कट करके आकितिरू से पूछती है तो किस वजह से तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था? तो आकितिरू कहता है क्या ये सच है कि तुम फोन वाली लड़की के जरिए बदमाशों के ग्रुप में जुड़ने की कोशिश कर रही हो? इरुहा कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बिना कुछ जाने मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। आकितिरू कहता है तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पहले ही पता चल चुका है। इरुहा कहती है अगर मैं ऐसा कर भी रही हूँ तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? आकितिरू कहता है मैं बस खड़े होकर अपने दोस्त की बहन को गलत रास्ते पर जाता नहीं देख सकता, ये तो एक कॉमन सेंस है। तो इरुहा कहती है नहीं, मेरे भाई के दोस्त का मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है, ये कॉमन सेंस नहीं है। वैसे भी दोस्त की बहन एक अजनबी होती है। आकितिरू अपने मन में कहता है अरे इसने तो लॉजिकल तरीके से मुझे पीछे ढकेल दिया। आकितिरू कहता है उजुमा एक अच्छा लड़का है लेकिन उसकी अजीब पर्सनैलिटी और उसके बर्ताव को लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन अगर उसकी बहन ने बदमाशों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो स्कूल में बच्चे उसे और ज्यादा परेशान करेंगे। तो आकितिरू उससे कहता है तो क्या तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है? इरुहा कहती है अच्छा तो मैं समझ गई, मुझे बस तुमसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है ना? ठीक है तो मैं बताती हूँ। मेरे भाई का दोस्त मुझे परेशान कर रहा है और ये सच में एक दर्द है, मैं जानना चाहूंगी कि मैं उसे अपने कमरे से कैसे बाहर निकालूं। आकितिरू कहता है अरे मैं ये बात नहीं कह रहा था। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितिरू स्कूल से झूठ बोलकर छुट्टी लेकर आया था ताकि वो ताचिबाना को ढूंढ सके। और ताचिबाना एक सिंगर है जो कि स्कूल स्किप करके जगह जगह पे जाकर कॉन्सर्ट करती है, तो इसीलिए वो उसके नाम का इस्तेमाल करके उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि गिटार बजा रही थी और कुछ पैसे कमा रही थी। तो उसके पास जाता है तो ताचिबाना उसे देखकर कहती है अरे ये तो हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म है, अरे ब्रो क्या तुम स्कूल से भाग कर आए हो? आकितिरू कहता है मुझे ये उस मिडिल स्कूलर से नहीं सुनना जो कि खुद स्कूल को बंक कर रही है, तुम ही ताचिबाना असागी हो ना? तो ताचिबाना कहती है रुको तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, कहीं तुम मुझे स्टॉक तो नहीं कर रहे? आकितिरू कहता है मैं सिर्फ उजुमा की छोटी बहन के लिए कर रहा हूँ। तो ताचिबाना कहती है अच्छा उसकी बहन, तो क्या तुम वही ठरकी लड़के हो जो उसके कमरे में घुस गए थे? रूहा ने मुझे सब कुछ बता दिया। आकितिरू कहता है ये तो बहुत ही जल्दी फैल गया और मेरा नाम आकितिरो ओबोशी है। तो ताचिबाना कहती है मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं रहेगा इसीलिए मैं तुम्हें सेनपाई कहूंगी। तो बताओ अब तुम्हें मुझसे क्या काम है, और ये बताओ तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? आकितिरू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत है। लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। तो ताचिबाना कहते हैं अरे सेनपाई तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम दारू पी कर आए थे क्या? और प्रेजेंट में आकितिरू कहता है वो उस साल का सबसे ज्यादा गर्मी का दिन था इसीलिए कुछ भी सीरियस नहीं हुआ क्योंकि ताचिबाना ने उतोई को बुला लिया था। इरुहा कहती है मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुमने चुपके से उतोई सान की गोद को तकिए की तरह इस्तेमाल किया होगा। आकितिरू कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? इरुहा कहती है मैं तो बस तुक्का लगा रही थी, लेकिन तुम तो सच में उतोई की गोद को तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो आकितिरू कहता है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, उसने मेरा सर खुद ही अपने गोद में रखा था। खैर उसके बाद उतोई सान के साथ और भी बहुत कुछ हुआ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम सब यहाँ पर ऐसे ही पहुंचे हैं। इरुहा कहती है हाँ ये सच है। फिर उसके बाद हमें वापस से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर आकितिरू इरुहा और ताचिबाना से बात कर रहा था। आकितिरू ताचिबाना से कहता है अब तुम्हें ये सब करना बंद करना चाहिए, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास ये सब करने की कोई वजह होगी, पर क्या तुम बस ये सोच सकती हो कि तुम एक नॉर्मल लाइफ कैसे जी सकती हो? इरुहा कहती है एक मिनट रुको, तुम ताचिबाना के लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? आकितिरू कहता है
मैं बस चाहता हूँ कि वो इसके बारे में अच्छे से सोचे। और वो ताचिबाना से कहता है क्या स्कूल छोड़कर अपने दोस्तों के साथ घूमना ये वो नहीं है जो तुम जिंदगी में करना चाहती हो, है ना? तो ताचिबाना कहती है हाँ। आकितिरु कहता है और तुम्हें म्यूजिक बनाना पसंद है? तो उस पर भी हाँ करती है। तो ये दोनों सवाल वो इरुहा से भी पूछता है, पर वो कहती है मैं क्या करती हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकितिरु कहता है फर्क पड़ता है। तो बताओ क्या तुम म्यूजिक बनाना चाहती हो या तुम्हें बस दोस्त चाहिए? ताचिबाना कहती है सेनपाई तुम अब बहुत ज्यादा रूड होते जा रहे हो, तुम्हें इरुहा पर इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। आकितिरु कहता है मैं बस उससे एक सवाल पूछ रहा हूँ। ताचिबाना कहती है यही तो सारी प्रॉब्लम है, इरुहा म्यूजिक या और किसी चीज में जाने की कोशिश नहीं कर रही। इससे पहले कि वो आगे बताती इरुहा उसे रोक देती है। पर ताचिबाना कहती है अब हमें उसे बता देना चाहिए, और मेरे जैसे इंसान के लिए जो कि म्यूजिक बनाता है ये एक दिन की रोशनी की तरह साफ है। मेरा मतलब है मैं बता सकती हूँ कि तुम मेरे म्यूजिक की फैन होने के बारे में सीरियस हो। इरुहा कहती है हाँ ये बात सच है क्योंकि मैं आपको फॉलो करती हूँ। ताचिबाना शांत। तो आकितिरु गलत समझ जाता है और कहता है क्या तुम दोनों यूरी कपल्स हो? इरुहा कहती है तुम इतना खराब कैसे सोच सकते हो? तो वो उससे माफी मांगता है। तो इरुहा कहती है मैं इसीलिए उसे फॉलो करना चाहती हूँ क्योंकि वो जो चाहती है जब चाहती है और जितना चाहती है वो कर सकती है, और मैं एक लड़की के तौर पर उससे जलती हूँ, बस इतना ही। आकितिरु कहता है पर क्या ये ओतोई जैसे लोगों के साथ मिले बिना मुमकिन नहीं है? ताचिबाना कहती है लगता है अब हमें बता देना चाहिए। तो इरुहा भी कहती है ठीक है। फिर ताचिबाना बताती है इरुहा की मॉम उसे किसी भी चीज की आजादी नहीं देती। तो आकितिरु को भी समझ में आ जाता है ये सही कह रही है क्योंकि जब वो वहाँ गया था तो उनके लिविंग रूम में टीवी नहीं था। आकितिरु कहता है लेकिन तुम्हारे पास स्मार्टफोन है और तुम मांगा, गेम्स, म्यूजिक और वीडियोस तक पहुंच सकती हो, है ना? ताचिबाना कहती है मैंने भी इसे यही कहा था, पर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को पूरी तरीके से नहीं बांध सकता। पर इरुहा खुद रूल्स मानना चाहती है। आकितिरु पूछता है तो फिर इसमें ये सब क्यों करना है? क्या तुम जो अब कर रही हो वो तुम्हारी मॉम की डिजायर्स को धोखा देने के बारे में नहीं है? तो वो कहती है हाँ। पर आकितिरु अपने मन में कहता है एक तरीके से ये बिल्कुल सही है। उजुमा चाहे जितना भी खुद को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पुश कर सकता है लेकिन इरुहा को उसके लिए आजादी नहीं है, और शायद इसीलिए वो ताचिबाना से मिलकर खुद को चेंज करना चाहती है और साथ ही साथ अपनी मॉम की डिजायर्स को भी पूरा करना चाहती है। आकितिरु कहता है अगर तुम ऐसा कुछ ढूंढ रही हो जो कि तुम्हें बदलने के लिए मजबूर करे तो मैं तुम दोनों की प्रॉब्लम को एक ही झटके में सुलझा दूंगा। ताचिबाना कहती है पर हमने तो तुम्हें हमारे प्रॉब्लम्स में जुड़ने के लिए नहीं कहा। आकितिरु कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो पैसे रख के वहाँ से चला जाता है और घर जाते जाते सोच रहा था कुछ ऐसा कुछ बनाना होगा जिसमें प्रोग्रामिंग और म्यूजिक दोनों हो। फिर उसे एक आइडिया आता है तो वो उजुमा के पास जाकर कहता है उजुमा चलो एक गेम बनाते हैं। तो उजुमा ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन वो उसके लिए मान जाता है और वो दोनों मिलकर कई सारे कैरेक्टर्स को बनाते हैं, फिर उन्हें प्रोग्राम करते हैं, फिर साथ में सब कुछ को मर्ज करके एक गेम बनाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो लोग उस गेम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो उसकी एक टेस्टिंग लेने वाले होते हैं, जहाँ पर उजुमा आकितिरु से कहता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ मिलकर इस गेम को डेवलप किया, लेकिन इसकी असली कीमत तभी होगी जब लोग इसे खेलेंगे। तो आकितिरु कहता है तो इससे तुम्हारा क्या ख्याल है? इसे हम तुम्हारी बहन और उसकी दोस्त ताचिबाना को टेस्ट करवा कर देखते हैं। अब आकितिरु और उजुमा ताचिबाना और इरुहा को अपने साथ गेम को टेस्ट करने के लिए ले आते हैं और आकितिरु कहता है जैसा कि मैंने तुम दोनों से वादा किया था, मैं एक अच्छा आइडिया लेकर आया हूँ जिसमें तुम खुद को पूरी तरीके से डुबा सकते हो, तो आ जाओ और तुम दोनों यहाँ पर बैठकर गेम के मजे लो। ये देखकर ताचिबाना इम्प्रेस हो जाती है और कहती है इरुहा क्या तुम्हारा भाई कोई साइंटिस्ट है क्या? इरुहा कहती है नहीं, बस वो एक पढ़ाकू लड़का है। ताचिबाना कहती है लेकिन तुम्हारा भाई तो पढ़ाकू से भी कई ज्यादा ऊपर है। उसके बाद इरुहा और ताचिबाना दोनों गेम खेलने लगते हैं जिसमें कि उन दोनों को मजा आ रहा था, और बीच बीच में आकितिरु और उजुमा दोनों मिलकर उन्हें समझा रहे थे कि गेम कैसे खेलते हैं, जिस वजह से इरुहा अब उसमें दिलचस्पी लेने लगती है। फिर कुछ देर बाद जब वो लोग गेम खेलकर फ्री हो जाते हैं तो आकितिरु ताचिबाना से रिव्यू मांगता है, जिसमें ताचिबाना उस गेम की बेइज्जती कर देती है कि उस गेम में म्यूजिक सस्ता है और आर्ट्स अजीब है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसे इतना एंजॉय कैसे कर रही थी, वो भी सिर्फ गेम प्ले के बेसिस पर। पता नहीं मैं इसमें इतना कैसे डूब गई थी। आकितिरु बोलता है हाँ तुमने सही कहा, वो सिर्फ गेम प्ले ही है जिससे इंसान वीडियो गेम को एंजॉय कर पाता है। हमें ये पता है कि वीडियो गेम एक नकली गेम है पर फिर भी हम उसे खेलते हैं। ताचिबाना पूछती है नकली से तुम्हारा क्या मतलब है? आकितिरु कहता है ग्रेड स्कूल में हमने स्टोन पेपर सीजर, पकड़म पकड़ाई और भी बहुत सारे गेम खेले हैं। तो ताचिबाना कहती है हाँ मैं उन सारे गेम्स से बोर हो गई थी। आकितिरु कहता है तो क्या तुम अब भी उन गेम्स से बोर हो जाओगी? ताचिबाना कहती है अगर सोचा जाए तो अगर मैं अब उसे खेलूं तो मुझे उसमें मजा आएगा। तो आकितिरु कहता है हाँ यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जो भी हम बचपन में गेम्स खेलते थे उन सब के रूल्स बिल्कुल सिंपल होते थे और उसमें सिर्फ प्लेयर्स को जीतना होता था, और वीडियो गेम्स भी ऐसे ही होते हैं, है ना? ताचिबाना कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। आकितिरु कहता है एक अच्छे गेम को
बनाने के लिए सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि मेहनत भी करनी होती है, जिससे कि हम एक ऐसा गेम बना सकते हैं जो दुनिया भर के फैंस को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हर गेम डेवलपर को हमेशा एक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, वो है काफी प्रोग्रामिंग और टेक्निक्स को ढूंढना। लेकिन उजुमा उन सारी चीजों को सच कर सकता है। और जैसा तुमने कहा, म्यूजिक की क्वालिटी काफी कम है, इसीलिए हमें एक अच्छा म्यूजिक चाहिए होगा। काश हम किसी ऐसे को जानते जो कि अच्छा म्यूजिक बनाना जानता हो। ताचिबाना कहती है, तुम किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? आकितेरू कहता है, क्या तुम दोनों हमारे साथ मिलकर गेम डेवलप करने में इंटरेस्टेड हो? तो इरुहा कहती है, क्या मैं भी? वैसे भी मुझे कुछ भी नहीं आता। आकितेरू कहता है, तुम उजुमा की बहन हो तो तुम भी टीम में हो, और वैसे भी करने के लिए बहुत कुछ है। ये सब देखकर ताचिबाना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है, सच कहूँ तो मैं भी थोड़ी सी इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं अभी ओतोई सेनपाई को धोखा नहीं दे सकती। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और आकितेरू कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे ओतोई से परमिशन मिल गई है। ये देखकर ताचिबाना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। आकितेरू कहता है, खैर अपना फैसला करो और खुद तय करो कि तुम ये करना चाहती हो या नहीं। ताचिबाना कहती है, अगर इसका मतलब है कि इरुहा गैंगस्टर नहीं बनेगी तो मैं सहमत हूँ, और इरुहा तुम्हें भी ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम उनकी मदद करेंगे तो हम जितना चाहे उतना एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए अब तुम्हें भी अपना फैसला कर लेना चाहिए। पर इरुहा कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे मना करना पड़ेगा। और वो ताचिबाना से भी हर चीज के लिए माफी मांगती है, क्योंकि इरुहा की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा। लेकिन ताचिबाना उसे समझाती है कि ये सब इतना भी बेकार नहीं था, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। इरुहा कहते, नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहती। और हाँ ताचिबाना सान, अगर तुम दोबारा स्ट्रीट परफॉर्मेंस करो तो मुझे जरूर कॉल करना, मैं वहाँ आऊंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो ये देखकर आकितेरू उसके पीछे जाता है। फिर इरुहा को दिखाया जाता है जो कि एक पार्क में एक बेंच के ऊपर बैठकर दो लड़कियों से बात कर रही थी, जिसमें से पहली लड़की कहती है, अरे इरुहा, तुम वहाँ से भागकर क्यों आ गई? गेम बनाना एक अच्छा आइडिया है। तो दूसरी लड़की भी कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इरुहा चांद सच में एक गैंगस्टर बनना चाहती है। इरुहा कहती है, मैं समझ रही हूँ तुम दोनों क्या कहना चाहते हो। मैंने ताचिबाना सेनपाई का रिएक्शन देखा जब उन लोगों ने उनसे मदद के लिए कहा, और मैं ये जानने के बाद ये समझ चुकी हूँ कि ताचिबाना सेनपाई कहीं पर भी हो सकती है, क्योंकि उनके पास म्यूजिक बनाने का टैलेंट है और मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं बस ताचिबाना सेनपाई को इसीलिए एडमायर करती थी क्योंकि मैं उनसे जलती थी, बस इतना ही। और तभी वहाँ पर आकितेरू आ जाता है, जो कि देखता है कि वहाँ पर दो लड़कियाँ इरुहा से बात कर रही है, पर वो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन वो जैसे ही इरुहा के सामने आता है तो देखता है इरुहा ही अपनी आवाज को चेंज करके खुद से बात कर रही होती है, जिस वजह से उसके मुंह से वाव निकल जाता है, क्योंकि उसे इरुहा का ये टैलेंट बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। लेकिन इरुहा उसे अचानक से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बेंच के पीछे चली जाती है। आकितेरू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। इरुहा कहती है, तो क्या तुम अब मुझे ब्लैकमेल करोगे? आकितेरू कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। फिर वो दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर आकितेरू कहता है, मुझे सच में तुम्हारी वो स्किल बहुत ज्यादा पसंद आई जो तुम वॉइस चेंज करके खुद से बात कर रही थी, और मुझे सच में लगा कि वो दोनों लड़कियां वहीं पर थी, क्योंकि तुम्हारा ये टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है, तुम सच में अमेजिंग हो उजुमा की बहन। तो इरुहा ये सुनकर उसे थैंक यू कहती है। तो आकितेरू उससे पूछता है, वैसे तुम ये क्यों करती हो? इरुहा उसे बताती है, ये ज्यादा कुछ खास नहीं है। बचपन में मैं जब एनीमे देखती थी तो मैं उस एनीमे के कैरेक्टर्स के आवाज को कॉपी करती थी, लेकिन एक दिन मेरी मॉम ने सब मुझे करते हुए देख लिया और वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई, और तभी से मैंने उनकी हर एक बात मानना शुरू कर दी। आकितेरू पूछता है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? इरुहा बताते, मुझे आज तक पता नहीं चला, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं। आकितेरू कहता है, तो इसीलिए तुम अब भी अपनी मॉम की बात सुनती हो? इरुहा कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब टीवी नहीं रहा तो मैं बहुत बोर होने लगी, इसीलिए मैंने खुद की कहानियाँ सोचकर उन्हें एक्ट करना शुरू किया। लेकिन मेरे पास कहानियाँ या कैरेक्टर बनाने के लिए ज्यादा आइडियाज नहीं है, तो मैं बस इसीलिए उन्हें आसपास के लोगों जैसा ही प्रिटेंड करवाती हूँ। आकितेरू कहता है, तो वो इसीलिए इतने स्टेरियोटिपिकल लग रहे थे। तो ये सुनकर इरुहा को शर्म आ जाती है, पर आकितेरू कहता है, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा वो टैलेंट बहुत ज्यादा पसंद आया। इरुहा कहती है, अच्छा ऐसी बात है, रुको, क्या तुम कोई ड्रामा में काम करते हो? आकितेरू कहता, नहीं, लेकिन मेरी मॉम एक्टर्स का मेकअप करती थी, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। फिर आकितेरू कहता है, और तुम अपनी मॉम के बातों को इग्नोर करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसीलिए तुमने दूसरे की हेल्प लेनी चाहिए ताकि कोई तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारी मॉम के रूल्स को ना मानने के लिए पुश कर सके। तो इरुहा कहती है, हाँ यही बात है। आकितेरू कहता है, तो मैं वो बनूंगा जो तुम्हें तुम्हारे मॉम के रूल्स को तोड़ने पर मजबूर करूंगा। तो क्या तुम कोहिनाता इरुहा की जिंदगी मुझे सौंप सकती हो? इरुहा कहती है, अरे मेरी जिंदगी, ये बात कब इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो आकितेरू कहता है, तो क्या तुम मजे नहीं करना चाहती? इरुहा पूछते, किस चीज में मजे? तो वो कहता है, वॉइस को कॉपी
करने में, और ये वही रास्ता है जहाँ पर तुम हमेशा से जाना चाहती थी। इसीलिए चलो और साथ में गेम पर काम करते हैं। हम पूरी सावधानी से काम करेंगे ताकि तुम्हारी मॉम को कुछ पता ना चले। इरुआ कहती है तुम इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे हो, आखिर मैं तुम्हारे लिए तो एक अजनबी हूँ। तो आकितेरू कहता है नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, क्योंकि तुम उजुमा की बहन हो, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो इरुआ उससे पूछती है क्या तुम बीच में पीछे तो नहीं हटोगे। आकितेरू कहता है मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने दोस्त की बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पर इरुआ कहती है सबसे पहले तो तुम मुझे सिर्फ उसकी बहन कहना बंद करो, प्लीज मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो आकितेरू उसका नाम लेता है। तो इरुआ उससे कहती है तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा ओबोसी सेनपाई। उसके एक हफ्ते बाद इरुहा आकितेरू के घर जाती है। तो आकितेरू गेट खोलता है और इरुहा कहती है मुझे पता था तुम सिर्फ मेरे जिस्म के पीछे पड़े हो। आकितेरू कहता है ये तुम क्या कह रही हो, यही तो हमारा प्लान था। पर इरुहा उसे छेड़ने लगती है और कहती है तुम मुझे अपने घर बुलाते हो, वो भी कुछ ही दिन बाद, जबकि तुमने कहा कि तुम मुझे सुधारोगे। ये सब तो एक ही चीज की तरफ इशारा करता है। आकितेरू कहता है ठीक है, मैं गेट खुला ही रखूंगा और तुम अपना फोन हमेशा अपने पास रख सकती हो। अगर तुम्हें लगे कि मैं कुछ गलत करने वाला हूँ तो तुम तुरंत पुलिस को कॉल कर सकती हो। इसीलिए अब अंदर आ जाओ और काम शुरू करते हैं। फिर वो अंदर आती है जहाँ पर उसे वॉइस एक्टिंग के लिए कुछ बुक्स दिखाई देती है, जिसे लेकर इरुहा आकितेरू से पूछती है अच्छा तो ये बताओ ये तुमने मेरे लिए खरीदी है। तो आकितेरू कहता है हाँ ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। तो इरुहा कहती है तो क्यों ना मैं इन्हें अपने घर ले जाऊं। आकितेरू कहता है नहीं, ऐसे तो तुम्हारी मॉम को इस बारे में पता चल जाएगा। पर इरुहा कहती है मुझे पता था तुम सच में ये चाहते हो कि मैं हर रोज तुम्हारे घर आऊं। तो आकितेरू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है जापान के हर लड़के को पता है कि मॉम कैसी होती है, अगर तुम अपनी एक ऐसी चीज को कहीं पर भी छुपा दो तो मॉम कहीं से भी उसे ढूंढ लेती है। तो वो कहती है तुम ठीक कह रहे हो। फिर आकितेरू उसके लिए कुछ पीने को लाता है। तो इरुहा उससे कहती है मुझे माफ करना, मैं हमेशा तुम पर शक करती हूँ लेकिन तुम तो मेरी हमेशा मदद करते हो। आकितेरू ये देखकर अपने मन में सोचता है इरुहा सच में एक होनहार स्टूडेंट है, और उससे कहता है वैसे ऐसा शक तुम्हारी उम्र की लड़कियों को होना चाहिए। उसके बाद इरुहा और वो हर रोज उसकी वॉइस एक्टिंग स्किल पर काम करने लगते हैं, जहाँ पर वो अपना पूरा 100% देते हैं। और कुछ हफ्तों बाद ही वो लोग उतोई के पास जाते हैं, जहाँ पर उतोई ने उनके लिए एक स्टूडियो तैयार कर दिया था, जहाँ पर इरुहा वॉइस डबिंग करेगी। जिस स्टूडियो को देखकर इरुहा और आकितेरू कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा स्टूडियो लग रहा है। तो उतोई बताती है मैंने अपने दादा दादी को मना लिया था ताकि वो मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी जल्दी दे दे। तो ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद इरुहा उस स्टूडियो को अच्छे से देखने लगती है और वो उस जगह को भी देखती है जहाँ पर वो वॉइस डबिंग करेगी। वो तो ही पूछती है वैसे आकी हमें तो और भी वॉइस एक्टर्स चाहिए होंगे ना। तो आकितेरू कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इरुहा ही सारी आवाजें देगी। पर वो तो ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मेल वॉइस भी डब कर पाएगी। तो आकितेरू कहता है एक वक्त था जब मुझे भी तुम्हारे जैसा ही लगता था कि वो ये नहीं कर पाएगी, लेकिन अब वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसके बाद आकितेरू इरुहा के थ्रू ओतोई को एक डेमो देता है जहाँ पर इरुहा सारी वॉइस को डब कर रही होती है। ओतोई कहते तुम सही कह रहे थे, वो सच में इसके काबिल है। तो सुनकर आकितेरू कहता है तुम सही कह रही हो। उसके बाद हमें वो सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर आकितेरू और इरुहा एक मूवी देखकर उसके ऊपर बात कर रहे थे और उनके बीच थोड़ी नोक झोंक और हंसी मजाक भी होता है। फिर इरुहा उसे सब चीज के लिए थैंक यू बोलती है। आकितेरू कहता है वैसे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो शुक्रिया कहलाने लायक हो। इरुहा कहती है लेकिन मैं अकेले कभी यहाँ नहीं आती और मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे भाई का क्या मतलब था। उसने कहा था कि आकी के आसपास रहने से मुझे लगता है जैसे मुझ पर एक रोशनी पड़ रही हो। तुम सच में एक सितारे जैसे हो ओबोसी सेनपाई, क्योंकि ओबोसी का मतलब सितारा होता है। और ये सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर इरुहा उसे बताती है तुम्हें पता है मैंने काफी टाइम बाद अपने भाई से बात की है, क्योंकि वो हमेशा अपने कमरे में बंद होकर अपने एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। तो ये सुनकर आकितेरू हैरान हो जाता है। इरुहा आगे कहती है उसे पहले उसमें मजा आता था, लेकिन वो सिर्फ तभी खुश लगता है जब वो तुम्हारे आसपास होता है, और शायद वो तुम्हारे साथ रहकर काफी एंजॉय कर रहा है। आकितेरू कहता है लेकिन मैं तो बस उसका दोस्त हूँ। इरुहा बताती है शायद वो तुम ही हो जिसे वो हमेशा से ढूंढ रहा था। वो कोई ऐसा दोस्त चाहता था जो कि उसके काम में क्यूरियस हो। आकितेरू कहता है तुम्हें ऐसा लगता है। इरुहा कहती है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। उसके बाद आकितेरू उसे एक हेडफोन गिफ्ट कर देता है। ये देखकर इरुहा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। आकितेरू कहता है ये शायद मेरी तरफ से ज्यादा है, लेकिन ये तुम्हारे काम आएगा। इरुहा कहते हैं लेकिन मैं इसे अपने घर पर नहीं रख सकती। आकितेरू कहता है तो इसीलिए ये मेरे घर पर रहेगा। इरुहा पूछती है क्या मैं तुम्हारे घर पर कभी भी आकर इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। आकितेरू कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो अपने घर की एक एक्स्ट्रा की उसे दे देता है और कहता है जब भी तुम मूवी या एनीमे देखना चाहो या फिर म्यूजिक सुनना चाहो तो तुम मेरे घर पर कभी भी आकर इन्हें इस्तेमाल कर सकती हो। तो इरुहा उसके लिए उसे थैंक यू कहती है और प्रेजेंट में वो इसी बात को सोचकर स्माइल कर रही होती है। आकितेरू कहता है
मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाओगी। इरुहा कहती है मुझे पता है तुम्हें ये पसंद है क्योंकि तुम मेरे प्यार में पागल हो, है ना सेनपाई। तो आकितेरू कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद वो शांत होता है और कहता है एक क्लाइडोस्कोपिक वॉइस की मालिक होने के नाते तुम सच में एक जीनियस हो। तो ये सुनकर इरुहा हंसने लगती है। आकितेरू कहता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे हमेशा परेशान करती रहो, और उससे पूछता है क्या तुम्हारे घर पर सच में अभी तक कुछ भी नहीं बदला। इरुहा कहती है अगर बदली होती तो मुझे तुम्हारे ग्रुप में अपनी क्यूट आवाज देने से बैन नहीं कर दिया जाता। ये सुनकर आकितेरू अपने मन में कहता है ये कभी भी नहीं सुधरने वाली। इरुहा कहती है लेकिन मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर हूँ। आकितेरू कहता है लेकिन मुझे इस पर शक है क्योंकि अगर तुम्हारे पास सच में ऐसा कोई होता जो तुम्हारे टैलेंट को और आगे बढ़ा पाता तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होती, जैसे कि ताचिबाना को ही ले लो। इरुहा कहती है हाँ। उसके 5th फ्लोर अलायंस ज्वाइन करने के थोड़े ही वक्त बाद वो किसी प्रोफेशनल के नजर में आ गई और उसे यूएस बुला लिया गया। इरुहा कहती है लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी तुम्हारी शुक्रगुजार है, इसीलिए तो वो अभी भी ब्लैक गॉड गेम के लिए म्यूजिक बना रही है। आकितेरू कहता है लेकिन मैं किसी ऐसे को आगे नहीं बढ़ा सकता जिसके पास एक अच्छा टैलेंट हो, क्योंकि वो यूएस में अपने टैलेंट को और ज्यादा इस्तेमाल कर सकती है। इरुहा कहती है लेकिन तुमने सफलता पाने के लिए एक एफिशिएंट तरीका ढूंढा, लेकिन उस एफिशिएंट तरीके में फंसने के बाद सबको रिजल्ट से खुशी मिली, और तुम्हारी इरुहा सान का ओपिनियन है कि तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हम लोगों का शुक्रिया एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आकितेरू कहता है तो तुम इसीलिए यहाँ पर आई हो। इरुहा कहती है हाँ तुमने सही कहा। आकितेरू कहता है खैर तुम एक दखल देने वाली जूनियर हो। इरुहा कहती है वो इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारी जूनियर हूँ। तो आकितेरू दूसरी तरफ घूम जाता है, तो ये देखकर इरुहा उसे पीछे से हक करके कहती है तो बताओ ये कैसा है, क्या तुम्हें इससे शांति मिलती है। आकितेरू कहता है हाँ मुझे मिलती है। इरुहा कहती है काश मैं ये मीठी बातें और भी ज्यादा सुन पाती, लेकिन मुझे इस बात से दुख होता है कि हम दोनों की दूरियां बहुत ज्यादा है। तो आकितेरू पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। इरुहा कहती है तुम्हारी दोस्त की छोटी बहन होने के नाते हमारे बीच एक कंफर्टेबल दूरी है, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम किसी को अपना दोस्त बुला सको। आकितेरू कहता है तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर हम इतने करीब ना हो तो। इरुहा शर्माते हुए कहती है हाँ मुझे बिल्कुल बुरा लगेगा, वैसे भी हमारे ग्रेड्स पहले से ही अलग अलग हैं, लेकिन मैं तुम्हारे उस खुद के ऑरा को नीचा दिखाने वाले बिहेवियर को चेंज करना चाहती हूँ। आकितेरू कहता है शायद उसकी बात में दम है, जब से माशीरू हमारे साथ आई है तब से ही मेरा बैलेंस थोड़ा बदल गया है, इसीलिए मुझे अपने इस बैलेंस को वापस सही करना होगा। और इरुहा का आज रात का बिहेवियर उसी का एक इशारा है, इसलिए वो इरुहा से कहता है सुनो इरुहा कल मेरे साथ शॉपिंग करना चाहोगी। तो ये सुनकर इरुहा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। आकितेरू कहता है मैं दूसरों से भी आने के लिए पूछूंगा, और मेरे दोस्त की सिर्फ छोटी बहन होने के बजाय क्यों ना हम अब बदलाव के लिए दोस्त बनने की कोशिश करें। और वो स्माइल करता है। ये सब सुनकर इरुहा उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरुहा नहा रही होती है और वो कल की बात को याद करके शर्मा रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर आकितेरू किसी को बुलाएगा भी तो वो लोग उसे मना कर देंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि माशीरू बिल्कुल भी इसके लिए मना नहीं करेगी, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि माशीरू सेनपाई पक्का सेनपाई को पसंद करती है, इसीलिए मैं पीछे नहीं हटूंगी और हार नहीं मानूंगी। फिर उसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितेरू एक पार्क में आ गया होता है जहाँ पर इरुहा और माशीरू पहले से ही आए हुए थे। तो दोनों उससे कहते हैं कि तुम्हें एक लड़की को इतना ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए। आकितेरू कहता है सिर्फ मेरी बेइज्जती करते वक्त तुम दोनों एक जैसी लगती हो, चलो ठीक है अब हमें चलना चाहिए। लेकिन इरुहा जल्दी से जाकर उसका एक हाथ पकड़ लेती है। आकितेरू कहता है ये तुम क्या कर रही हो। इरुहा कहती है ये तो दोस्तों के बीच में कॉमन होता है। आकितेरू कहता है लेकिन मैं कोई लड़की नहीं हूँ। इरुहा कहती है मैं कुछ नहीं जानती। ये देखकर माशीरू भी उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है अगर ये दोस्तों के बीच नॉर्मल है तो मुझे भी ये करना होगा। आकितेरू कहता है लेकिन ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। माशीरू कहती है मुझे तुम पर यकीन नहीं है, अगर तुम इरुहा चान के साथ करोगे तो तुम्हें मेरे साथ भी करना होगा। आकितेरू ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। इरुहा बहुत ज्यादा हंसने लगती है और कहती है ये तो बिल्कुल एक हैरम जैसा लग रहा है। आकितेरू कहता है तुम बहुत ज्यादा हंस रही हो, तुम्हें भी मेरी तरह एम्बेरस फील करना चाहिए। इरुहा कहती है लेकिन जब तक तुम एम्बेरस हो रहे हो तो मुझे मेरे एम्बेरसमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आकितेरू कहता है ये बड़ी मुसीबत। उसके बाद वो कहता है ठीक है चलो हम सबसे पहले एक मूवी देखते हैं। फिर वो लोग सिनेमा हॉल पहुंच जाते हैं जहाँ पर माशीरू और इरुहा अलग अलग मूवी सजेस्ट करते हैं। माशीरू कहती है आम लोगों के लिए बनाई हुई मूवी बड़ी बोरिंग होती है, ये वाली मूवी सबसे सही है। इरुहा कहती है नहीं ये एक कपल के लिए बेस्ट मूवी है। माशीरू कहती है तुम समझ नहीं रही हो इरुहा चान। और इरुहा कहती है मैं अपनी कीमती छुट्टी इस फालतू सी मूवी को देखकर वेस्ट नहीं करना चाहती। और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। आकितेरू कहता है क्यों ना मैं तुम्हें एक सजेशन दूं, जिसे भी जो मूवी पसंद है वो अपनी पसंद की मूवी देख कर आ सकता है। तो सुनकर इरुहा और माशीरू को गुस्सा आ जाता है और दोनों
दोनों साथ में कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। हिरुआ कहते तुमने सोचा भी कैसे, तुम्हारा ये सजेशन काम करेगा। माशिरू कहती है जो कचरे जैसे आदमी लड़कियों का दिल नहीं समझते उन्हें मर जाना चाहिए। आकितेरू कहता है थोड़ी सी तो दया दिखाओ। फिर वो दूसरा सजेशन देता है कि हमें स्टोन पेपर सीजर से इसे डिसाइड करना चाहिए। इसीलिए वो लोग स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं जिसमें हिरुआ जीत जाती है। तो वो लोग उसकी पसंद की मूवी देखने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो लोग मूवी देखने के बाद एक जगह पर आते हैं जहाँ पर हिरुआ कहती है मैं अभी बाथरूम से होकर आती हूँ। वो माशिरू से भी पूछती है क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी, पर माशिरू मना कर देती है। तो हिरुआ वहाँ से चली जाती है। तो आकितेरू माशिरू से पूछता है क्या तुम्हें घबराहट हो रही है। माशिरू कहती है मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं हिरुआ चान से कैसे बात करूं। आकितेरू कहता है हाँ मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान करती है। माशिरू कहती है नहीं वो बात नहीं है, मुझे पता है कि वो बुरी इंसान नहीं है और मुझे सच में बुरा लग रहा है कि मुझे उससे बात करना नहीं आता। आकितेरू कहता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम उससे बात इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि ये एक आम बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग हिरुआ से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। माशिरू कहती है नहीं मेरे लिए ऐसी बात नहीं है। उसकी हाइपर पर्सनैलिटी मुझे याद दिलाती है मेरे पास्ट के लोगों की जिन्होंने मुझे स्कूल में बुली किया था। आकितेरू कहता है मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर तुम इस बारे में बात करना चाहती हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अभी वहाँ पर दो लड़कियां आती है और कहती है अरे ये तो देखो ये तो माशिरू है, वो भी एक लड़के के साथ, क्या वो एक डेट पर आई है, ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा है। माशिरू उन्हें देखकर कहती है अरे ये तो वही लोग हैं। माशिरू उन्हें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो धीरे से कुछ बोलती है। तो लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है क्या तुम इतना ही धीरे से बोल सकती हो। फिर वो आकितेरू की भी बेइज्जती करने लगते हैं कि ये तो सही में इन दोनों का परफेक्ट मैच है। तो आकितेरू कहता है तुम्हें अचानक से आकर ये बकवास करने का हक किसने दिया, इसीलिए थोड़ा माहौल समझने की कोशिश करो नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो लड़कियां उसकी और ज्यादा बेइज्जती करने लगती हैं। उनमें से दूसरी लड़की कहती है तो माशिरू क्या तुमने उसे उस प्यारी नोवेल के बारे में कुछ बताया। तो ये सुनकर माशिरू और ज्यादा घबरा जाती है। तो लड़कियां कहने लगती है मतलब तुमने अभी तक उसे उस नोवेल के बारे में नहीं बताया, और वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। ये देखकर आकितेरू समझ जाता है कि अब माशिरू रोने वाली है, इसीलिए वो खड़ा होता है और कहता है अपना मुंह बंद करो अब। तो ये सुनकर वो लड़कियां कहने लगती है तुम इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो। आकितेरू कहता है तुम्हारी आवाज, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी पर्सनैलिटी, हर चीज से मुझे घिन आती है, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो लड़की कहती है अपनी हद में रहो बेकार लड़के कहीं के, तुम्हें पता भी हमारे पीछे कौन सा सपोर्ट है। आकितेरू कहता है जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी बहुत ही ज्यादा पागल हैं। तो दूसरी लड़की अपनी दोस्त को समझाती है मेरे ख्याल से वो सच बोल रहा है, इसीलिए हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर हिरुआ आ गई होती है जो कि ये सब देख चुकी थी। फिर वो माशिरू से पूछता है माशिरू क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने इसीलिए स्कूल जाना छोड़ दिया था। तो माशिरू कहती है हाँ। आकितेरू पूछता है वो नोवेल के बारे में क्या बात कर रहे थे। तो ये सुनकर माशिरू कहती है मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद आकितेरू और हिरुआ साथ में मिलकर माशिरू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें माशिरू नहीं मिल रही थी। तभी आकितेरू को याद आता है कि माशिरू ने एक मूवी सजेस्ट की थी। तो वो जल्दी से वहाँ जाता है जहाँ पर माशिरू वो मूवी देख रही होती है। तो वो उसके बगल में बैठकर पूछता है क्या तुम्हें इससे खुशी मिलती है। तो माशिरू कहती है उम्मीद से भी ज्यादा खुशी मिलती है। आकितेरू कहता है लेकिन तुम खुश नहीं लग रही। माशिरू पूछती है पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आकितेरू कहता है मैं मूवी देखने आया हूँ। माशिरू कहती है झूठे स्टॉकर कहीं के। फिर वो उससे माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती हूँ। आकितेरू कहता है ये उससे बेहतर है कि तुम उन लोगों की बेइज्जती नहीं कर पाओ जिनकी तुम करना चाहती हो, इसीलिए जितनी चाहे उतनी बेइज्जती करो। और फिर वो माशिरू को समझाता है कि उसे कैसे उन लड़कियों से खुद को डिफेंड करना चाहिए। उसे ये कहना चाहिए कि अगर तुम मुझसे नफरत करना चाहती हो तो तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, लेकिन अगर तुम मुझसे नफरत कर रही हो तो तुम स्टॉकर बिचेस मेरा हर छोटी छोटी बात पर पीछा करना छोड़ दो, बस तुम्हें यही उन सबसे कहना होगा। तो ये सब सुनकर माशिरू उसे बताने लगती है कि उसके स्कूल में क्या हुआ था। वो दोस्त बना नहीं पाती थी, इसीलिए उसने सोचा कि उसे अपना टाइम बिताने के लिए नोवेल लिखना चाहिए, इसीलिए उसने नोवेल लिखना शुरू किया। लेकिन एक दिन उसी लड़की ने उसकी नोटबुक लेकर पूरे क्लास में उसकी बेइज्जती कर दी, पर उसे इस चीज से बहुत बड़ा सदमा लगा और वो स्कूल जाना बंद कर देती है और वो प्रेजेंट में रोने लगती है। आकितेरू ये सब सुनकर कहता है मुझे रियलिटी से बचने के लिए लिखी गई नोवेल पसंद है। ये सुनकर माशिरू हैरान हो जाती है। आकितेरू कहता है मैं किसी और को भी जानता हूँ जो कि बिल्कुल ऐसा ही है, एक प्रोफेशनल नोवेलिस्ट, और मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तुमने माकीगाई नमाको सेंसे के बारे में सुना है ना। तो माशिरू कहती है हाँ शायद। आकितेरू कहता है जो भी नोवेल्स में इंटरेस्टेड होते हैं वो ये नाम जानते हैं, है ना। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि माकीगाई नमाको सेंसे एक ऐसी इंसान है जो न्यू कमर होकर भी बहुत ही ज्यादा फेमस हुई, क्योंकि उनके लिखे गए नोवेल्स इतने ज्यादा अच्छे होते थे कि लोग उसे पढ़कर रियलिटी को अच्छे से समझने लगते हैं। फिर वो माशिरू से कहता है उसने सच में मुझे इमोशनल कर दिया, तुम जानती हो क्यों। माशिरू कहती है नहीं मैं नहीं जानती। आकितेरू
कहता है क्योंकि मैं उस किताब की हर चीज को फील कर सका, और वो हर एक डिटेल उसे बताने लगता है। और वो ये भी कहता है कि मैं सच में उनका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे लगता है कि नोवेल लिखना कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है। लेकिन माशीरू कहती है पर वो ऑथर तो अपने लिए एक फेक नेम का इस्तेमाल करती है, और मुझे लगता है कि अगर लोगों को उनकी असली पहचान पता चल गई तो शायद उन्हें एम्बेरसमेंट फील होगी। तो आकितेरू उसे समझाता है कि देखो, मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये सब करने में हेजिटेशन होती है, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें नोवेल, मांगा वगैरह पसंद होती है। तो माशीरू कहती है हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन इरुहा चान अभी भी मुझे उन जैसी ही लगती है। आकितेरू पूछता है अच्छा, वैसी ही लड़कियां जिन्होंने तुम्हें पहले परेशान किया था? तो माशीरू कहती है हाँ। तो आकितेरू उसके सर पर अपना हाथ रख के उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, इरुहा जरूर परेशान करती हो, लेकिन वो दिल की बिल्कुल भी बुरी इंसान नहीं है। अगर इरुहा ने तुम्हें कभी दुख पहुंचाया या कुछ और किया तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, इसलिए चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर माशीरू हैरान हो जाती है। आकितेरू कहता है ठीक है, तो बस रिलैक्स करो और पीछे मत हटो, और वो अपना हाथ बढ़ाता है। तो माशीरू भी अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है। उसके बाद आकितेरू उसे इरोहा के पास ले जाता है, जहाँ पर इरोहा उन लड़कियों से बात कर रही थी जिन्होंने माशीरू को परेशान किया था। माशीरू देखती है कि इरोहा उन लड़कियों से बहुत ही अच्छे से बात कर रही है, लेकिन तभी इरोहा का टोन बदल जाता है और वो कहती है तुमने माशीरू सेनपाई को बुली किया, इसीलिए तुम लोग एकदम हारे हुए कचरे जैसे हो जो जमीन को गंदा करते हैं। ये सुनकर वो लड़कियां और माशीरू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद इरोहा आगे कहती है मेरा मतलब उस जैसी क्यूट लड़की अपने परफेक्ट बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टी के दिन डेट पर थी, पर दो बेवकूफ लड़कियों ने उनकी डेट को खराब कर दिया जो कि अपनी जिंदगी कचरे में फेंक रही हैं, और इरुआ ऐसे ही उनकी और भी ज्यादा बेइज्जती करने लगती है। तो उन लड़के को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और उससे पूछती है तुम अचानक से ऐसे क्यों करने लग गई, जैसे कि तुम हमसे झगड़ा करना चाहती हो। और वो लड़की इरुआ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। इरुआ उस पर अपना हाथ रख के कहती है अगर तुम अंजाम के लिए तैयार नहीं हो तो अपना मुंह बंद रखो, बेवकूफ कहीं की। तो उसकी आवाज सुनकर वहाँ के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और माशीरू भी पूछती है आखिर अभी अभी क्या हुआ। तो आकितेरू बताता है वो इरुहा की एक छोटी सी स्किल है, वो बस एक धोखा था, लेकिन अगर उसने काम नहीं किया होता तो मुश्किल हो जाती। उसका ये रूप देखकर वो लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है, पर इरुहा तब भी नहीं रुकती और उसके पास जाकर कहती है तुमने माशीरू सेनपाई की बेइज्जती की बिना ये सोचे कि उन्हें कैसा लगेगा, और तुम जैसे तालाब के कचरे को इंसानों जैसा होने का नाटक करना नहीं चाहिए। तो उनमें से एक लड़की कहती है तुमने पहले कहा था कि तुम उसकी दोस्त नहीं हो। इरुहा कहती है हाँ, मैं माशीरू सेनपाई की दोस्त नहीं हूँ, मतलब अभी तक, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और वो एक लड़की को पकड़ कर कहती है मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी से घिन आती है, इसीलिए मैं तुम्हारा चेहरा तब तक ठीक करूंगी जब तक ये और भी ज्यादा ना बिगड़ जाए। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, पर तभी आकितेरू बीच में आकर उसका हाथ पकड़ के कहता है बस बहुत हुआ। तभी इरुहा उसकी तरफ गुस्से में देखती है, जिसे देखकर तो आकितेरू भी डर जाता है। उसके बाद आकितेरू उन लड़कियों के पास जाकर कहता है जैसा मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, हमारे पास भी कुछ ऐसे पागल सपोर्टर्स हैं जो कि कुछ भी कर सकते हैं। और सुनो, मैं तुम्हें कोई भी माफी या कुछ भी करने के लिए परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम लोग अगर माशीरू के आसपास भी दिखाई दिए तो अंजाम ठीक नहीं होगा, इसीलिए बस उसे इग्नोर करो, तुम्हें बस इतना ही करना है। तो ये सुनकर वो लड़के भागते हुए कहती है ठीक है, हम समझ गए, हमें माफ करना, और वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद इरुहा कहती है अच्छा हुआ सेनपाई, तुम सही टाइम पर आ गए, तुमने मेरी जान बचा ली। आकितेरू कहता है ऐसे अकेले तो साइड अटैक मत करा करो, और उसे उठाते हुए उससे पूछता है क्या तुम सच में इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी। इरुहा कहती है हाँ, मैं बिल्कुल गुस्सा हो गई थी, लेकिन अगर मैं अभी पहले जैसी होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। आकितेरू कहता है इसीलिए हद से ज्यादा मत करना, ठीक है। तो इरुहा कहती है ठीक है। फिर माशीरू भी सामने आ जाती है, जिसे देखकर इरुहा कहती है अरे माशीरू सेनपाई, लगता है तुमने वो सब देख लिया, इसीलिए मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया हो जो मुझे नहीं करना चाहिए था। माशीरू कहती नहीं, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। इरुहा पूछती है पर किस लिए। माशीरू कहती है मैंने तुम्हें बिल्कुल गलत समझा, इसीलिए मैं सोचती रही कि तुम बाकी लड़कियों जैसी ही हो, लेकिन मैं गलत थी, तो प्लीज मेरी दोस्त बन जाओ इरुहा चांद। तो ये सुनकर इरुहा भी खुश हो जाती है और कहती है मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी दोस्त बनकर सेनपाई। ये देखकर आकितेरू भी खुश होता है। उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर आकितेरू अपने अंकल मुकोतो के पास आया था। यहाँ पर मुकोतो उससे कहता है आकितेरू, तुमने तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा काम कर दिया। मुझे पता चला कि माशीरू स्कूल जाना एंजॉय कर रही है और उसने एक दोस्त भी बना लिया, इसलिए मैंने उसे तुम्हें सौंप कर बहुत ही अच्छा काम किया। आकितेरू कहता है ये सुनकर मुझे खुशी हुई। मुकोतो कहता है और मैंने ये भी सुना कि जिस लड़की से उसकी दोस्ती हुई है वो 5th फ्लोर अलायंस की एक मेंबर है। आकितेरू कहता है वो डायरेक्टली हमारे अलायंस की मेंबर नहीं है, लेकिन मुकोतो कहता है ब्लैक गोट गेम और कई
सारे गेमों में उस लड़की ने आवाज दी है, उसका नाम इरुहा कोहिनाता है ना। आकितेरू कहता है लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? मोकोतो कहता है क्योंकि माशिरू ने मुझे बताया कि इरुहा के पास वॉइस एक्टिंग करने की बहुत ही ज्यादा अच्छी स्किल है। आकितेरू कहता है हमारे लाइंस की इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं है, इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही इंसान ने हर किसी को आवाज दी हो। पर मोकोतो कहता है तुम किसको बेवकूफ बनाना चाहते हो? मुझे शुरू से ही पता था कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही वॉइस एक्ट्रेस है। ये सुनकर आकितेरू हैरान हो जाता है। मोकोतो आगे बताता है कि मैंने इसमें रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और तब जाकर मुझे पता चला। मैं बता सकता हूँ कि कई आवाजें एक इंसान ने ही दी है। तो आकितेरू उससे कहता है प्लीज आप इसके बारे में किसी को भी मत बताना। तो मोकोतो कहता है अरे मुझे पता है, मैं इस राज को राजी रखूंगा। लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो कहता है मुझे ये बताओ कोहिनाता इरुहा चान कहीं तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड तो नहीं है? आकितेरू कहता है बिल्कुल नहीं, मैं इस पर अपने ऑर्गन्स दाव पर लगा सकता हूँ। तो मोकोतो कहता है ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, ठीक है तो मासीरू का अच्छे से ध्यान रखना और उसकी लाइफ को एंजॉयमेंट से भर देना। आकितेरू कहता हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। वैसे मोकोतो का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो कहता है और मैंने पहले भी कहा था ना, अगर तुम सच में उसके बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करोगे तो पछताओगे। तो आकितेरू भी कहता है मैंने भी आपसे पहले ही कहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मासीरू मुझे पसंद नहीं करती। तो मोकोतो अपने मन में कहता है ये एक अच्छा बंदा है, लेकिन अफसोस की बात है पर ये बहुत ज्यादा बेवकूफ भी है। उसके बाद हमें माशिरू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने डैड से बात कर रही थी। फिर वो हमें बताती है कि आकितेरू इतना ज्यादा नादान है कि उसे ये भी नहीं पता कि माँ की गाय नमाको सेंसे मैं ही हूँ, लेकिन मैं उसके और करीब आना चाहती हूँ। माँ की गाय नमाको सेंसे के तौर पर नहीं बल्कि खुद के तौर पर, क्योंकि मैं इसीलिए तो उसके पीछे यहाँ तक आई हूँ। और फिर वो अपनी माशिरू वाली आईडी से आकितेरू को मैसेज करती है। उसके बाद हमें आकितेरू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरुहा अपने कान में हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है। तभी आकितेरू वॉल्यूम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, इस वजह से इरुहा कहती है सेनपाई तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे कान खराब करना चाहते हो? आकितेरू कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जो हेडफोन्स मैंने तुम्हें दिए थे उसके अंदर ऑटोमेटिक स्टेरियो एडजस्टमेंट है और उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है। आकितेरू उसके हेडफोन को लेकर कहता है तुमने इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। इरुहा कहती है हाँ मुझे इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद उनके बीच और भी बातें होती है पर तभी आकितेरू के फोन पर एक मैसेज आता है तो उसे देखने के लिए आकितेरू अपना फोन निकालता है तो इरुहा भी वहाँ जाकर उस मैसेज को देखने लगती है जिसके अंदर माशिरू ने मैसेज किया था और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और वो भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा। ये देखकर आकितेरू और इरुहा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माशिरू आकितेरू को उठाने के लिए आई थी जो कि उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है, जिस वजह से आकितेरू हड़बड़ाकर उठकर उससे पूछता है माशिरू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये क्या है? तो माशिरू कहती है तुम्हारा ब्रेकफास्ट है और माशिरू ने उसके लिए ब्रेकफास्ट में सी फूड बनाया था। आकितेरू उससे कहता है तो तुम चाहती हो कि सुबह सुबह मैं सबसे पहले ये खाऊं? तो ये सुनकर माशिरू निराश हो जाती है और कहती है माफ करना, मुझे सिर्फ सी फूड ही बनाना आता है। तो ये सुनकर आकितेरू उससे पूछता है क्या तुम कहीं पर गिर गई थी या फिर तुम्हारे सर पर चोट लग गई है? तो माशिरू कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन मैं जरूर तुम्हारे प्यार में गिर गई हूँ। तो ये सुनकर आकितेरू अपने मन में कहता है आखिर माशिरू यहाँ क्या कर रही है और ये मेरे लिए ब्रेकफास्ट क्यों बना रही है? लेकिन रुको, रात को आखिर हुआ क्या था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मुझे बस इतना याद है कि माशिरू ने कन्फेशन मैसेज भेजा था। क्या मैंने माशिरू की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया? अगर ऐसा है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं? तभी माशिरू अपने कपड़े उतारते हुए कहती है कोई बात नहीं आकितेरू, मैं तुम्हें एक अच्छा सपना दिखाऊंगी जिस वजह से तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। आकितेरू कहता है एक सपना? पर तभी माशिरू उसे धक्का देकर बेड पर लिटा देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है चलो अब वो करते हैं जो लवर्स करते हैं, और वो उसे किस करने लगती है। आकितेरू उसे रोकने की कोशिश करता है पर माशिरू नहीं सुन रही थी और वो उसे और ज्यादा किस करने लगती है और उसे माशिरू की किस ठंडी फील हो रही होती है। लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था और उसके मुंह में एक आइसक्रीम होती है जो कि इरुहा उसे खिला रही थी। फिर इरुहा उसके मजे लेते हुए कहती है ये देखने में कितना ज्यादा मजेदार लग रहा था सेनपाई, तुम बस अपने लिप्स को चूस रहे थे। चलो बेहतर होगा कि तुम उठ जाओ वरना बड़ी बहन इरुहा तुम्हारी ये चीज यहाँ खा जाएगी। तो आकितेरू उठते हुए गुस्से में उससे कहता है ये क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें कोई नॉर्मल तरीके से उठाना नहीं आता? क्या सोचकर तुमने सुबह सुबह मेरे मुंह में आइसक्रीम घुसा दी? तो इरुहा कहती है मैंने सोचा कि किसी नए तरीके से जगाना मजेदार होगा, और वैसे भी कौन ऐसे रिएक्ट करता है अगर उसे कोई इतनी क्यूट लड़की उठाने के लिए आए। आकितेरू कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी इरुहा उसके सामने उसके मुंह में दी हुई आइसक्रीम को खाने लगती है और उसके सामने अपनी
अपनी अदाएं दिखाने लगती है। तो ये देखकर आकितेरू अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। तो इरुहा ये देखकर उसके पास जाकर उसे और ज्यादा छेड़ने लगती है कि लगता है तुम्हें ये सारी चीजें पसंद हैं। तो ये सुनकर आकितेरू गुस्सा आ जाता है और वो कहता है पहले तो ये बताओ तुम सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रही हो। इरोहा कहती है लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, जरा अपनी घड़ी की तरफ तो देखो। तो आकितेरू घड़ी की तरफ देखता है जहाँ पर 8 बज रहे थे। ये देखकर आकितेरू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो हमेशा 7 बजे उठता था, इसीलिए आज वो लेट हो गया था। इरुहा बताती है उजुमा को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए उसने मुझे यहाँ पर तुम्हें चेक करने के लिए भेजा था। ये सुनकर आकितेरू इरुहा से कहता है ये नहीं हो सकता, कहीं तुमने मेरी घड़ी के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की है। इरुहा कहती है ये सब करने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो आकितेरू पूछता है क्या आज कोई वीकेंड है। तो इरुहा कहती है नहीं आज कोई वीकेंड नहीं है। तो आकितेरू कहता है ठीक है मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ अपना हेल्थ चेकअप करवाने के लिए। इरुहा कहती है इतनी सी बात के लिए कौन हेल्थ चेकअप करवाने के लिए जाता है, चलो आप जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाओगे। तो उसके बाद आकितेरू तैयार होने लगता है और उसे याद आता है कि रात को जब माशिरू ने उससे अपनी फीलिंग कन्फेस करी थी तो आकितेरू ने उससे कहा था कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद आकितेरू खुद से कहता है लेकिन मैं उसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता, मुझे उससे बात करनी होगी। उसके बाद वो इरुहा के साथ स्कूल जाने लगता है। इरुहा उससे कहती तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, मुझे नहीं लगता कि एक दिन लेट हो जाने से कोई तुम्हें ब्लेम करेगा। आकितेरू कहता है वो बात नहीं है, मुझे बस अपनी बेकार सी टीचर के लिए ये सब करना पड़ता है, नहीं तो मुझे उनका लेक्चर सुनना पड़ेगा। इरुहा कहती है एक प्रोड्यूसर होना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर वो उससे पूछती है क्या हमारा सुबह सुबह साथ जाना सही होगा। आकितेरू उससे पूछता है क्यों, सड़क पर अनजान लोगों को एक साथ देखना कोई गलत बात थोड़ी है। इरुहा कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, अगर मासिरू सेनपाई ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो उनकी फीलिंग्स को हर्ट होगा। आकितेरू कहता है तुम इतने आगे का क्यों सोच लेती हो। तो इरुहा कहती है अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो। आकितेरू कहता है लड़कियों में पॉपुलर होना कोई गलत बात थोड़ी है। इरुहा कहती है तुम तो खुद को एक सेलिब्रिटी समझ रही हो, पता है कहते हैं कि अगर तुम बहुत वक्त तक वर्जन रहोगे तो तुम्हें जो भी मौके मिलेंगे तुम उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। आकितेरू कहता है और ये किसने कहा है। इरुहा कहती है मैंने कहा है, और वो उसे अपने पास लाकर कहती है ये पक्का करने के लिए कि तुम माशिरू सेनपाई के साथ अपना फर्स्ट टाइम खराब ना करो, और क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहोगे। तो आकितेरू कहता है तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो नादान लड़की। तो ये देखकर इरुहा कहती है अरे ये कैसे हो गया, तुम्हारा रिएक्शन ऐसा कैसे आया, तुम्हें तो अभी ब्लश करके शर्माना चाहिए था। तो आकितेरू कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं शर्माऊं तो नींद में मेरी वर्जिनिटी लेने की कोशिश करो। इरुहा कह रही है तो एक चैलेंज जैसा लग रहा है, मैं तुम्हें इरुहा चान की सक्यूबस पावर दिखाऊंगी, जिस पावर से मैं तुम्हें ऐसे ड्रीम दिखाऊंगी जिससे कि तुम टर्न ऑन हो जाओ। आकितेरू कहता है ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ स्कूल। इरुहा कहती है मेरे लिए भी रुको, और वो दोनों साथ में स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचकर आकितेरू माशिरू से बात करने की कोशिश करता है पर माशिरू का बिहेवियर अभी भी रूड होता है। वो पूछती है क्या हुआ। तो आकितेरू कहता है मैं तुम्हारे मैसेज के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ, पर वो उससे कह देती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आकितेरू को समझ नहीं आता कि क्या ये वही इंसान है जिसने अपनी फीलिंग्स को मैसेज के थ्रू कन्फेस किया था, इसीलिए वो उसे मैसेज करके पूछता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो माशिरू कहती है क्योंकि मैं शर्मा रही हूँ। ये देखकर वो फिर से माशिरू की तरफ देखता है, पर अभी भी माशिरू उससे बात करते वक्त रूड बिहेव कर रही थी। आकितेरू अपने मन में कहता है कौन इंसान कहेगा कि इस लड़की को अभी शर्म आ रही है। आकितेरू कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो माशिरू कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो मेरी आवाज निकलना बंद हो जाती है, और मैं अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहती इस बेकार सी यूनिफॉर्म में। और हाँ मैंने एक ड्रेस खरीदी है जो कि काफी ज्यादा प्यारी है, और मैंने उसे इसीलिए खरीदा ताकि मैं तुम्हें उसे दिखा सकूं। और वो शर्माने लगती है। आकितेरू कहता है कसम से आखिर ये करना क्या चाहती है। तभी वहाँ पर सिकिबू आ जाती है जो कि सबको फिर से मोटिवेट करने लगती है ताकि वो लोग अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे। लेकिन वो क्लास शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट करती है, जिस अनाउंसमेंट में वो बताती है कि नेशनल हाई स्कूल ड्रामा फेयर जुलाई में शुरू होने वाला है, और उस ड्रामा क्लब की एडवाइजर सिकिबू है। तो वो चाहती है कि अगर वो इस ड्रामा क्लब की एडवाइजर है तो उनका ही ड्रामा क्लब इसमें जीतना चाहिए। तो इसीलिए वो वहाँ से कुछ काबिल स्टूडेंट्स को उसमें रिक्रूट करेगी। उसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और उजुमा आकितेरू से पूछता है आकितेरू तुम्हें क्या हुआ था जो तुम आज इतना लेट हो गए। तो आकितेरू कहता है वो आज मैं थोड़ा ज्यादा सो गया। उजुमा कहता है ये काफी रेयर है। फिर वो उसे बताता है मैंने देखा कि माकी गाय नमाको सेंसे कुछ अजीब बिहेव कर रही है। उसके बाद वो साथ में सिनेरियो देखते हैं जो कि माकी गाय नमाको सेंसे ने लिखा था, और उस सिनेरियो में बहुत सारी गलतियां हो रखी थी, और ये देखकर उन दोनों को समझ नहीं आता कि आज हो क्या रहा है। उन दोनों को ऐसे बात करता देख माशिरू को लगता है कि BL लवर्स हैं, पर वो होश में आती है और कहती है मुझसे तुम बात मत करो। फिर इरुहा को दिखाया जाता है जो कि आकितेरू के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा स्माइल कर रही होती है, लेकिन वो स्माइल करना नहीं चाहती थी क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो उसकी एक नॉर्मल लड़की वाली पर्सनैलिटी क्लास में से हट जाएगी। लेकिन तभी उसे माशिरू का वो मैसेज याद आता है जिससे कि वो
उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है, इरुहा-चान लगता है तुमसे कोई मिलने आया है। और वो माशीरू होती है जो कि उससे बात कर रही होती है। तो इरुहा उससे अपनी टोन को चेंज करके बात करती है, जिसे देखकर माशीरू हैरान हो जाती है और कहती है, इरुहा-चान तुम आज अलग लग रही हो। तो इरुहा कहती है, क्योंकि स्कूल में मैं ऐसी ही रहती हूँ। और वो अपनी आंखों से उसे इशारा करती है। तो माशीरू को लगता है कि उसे भी ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, इसीलिए वो एक्टिंग करने की कोशिश करती है। इरुहा कहती है, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। तो माशीरू एम्बेरस हो जाती है और कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। इरुहा उसे देखकर कहती है, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। फिर वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए हैं जो कि उनको देख रहे हैं, इसीलिए इरुहा कहती है, चलो हम और कहीं पर जाकर बात करते हैं। और वो दोनों एक जगह पर आते हैं जहाँ पर माशीरू इरुहा से पूछती है, क्या तुम्हें पता है आकितेरू को क्या हो गया? वो आज स्कूल लेट आया था। तो इरुहा कहती है, नहीं उसे कुछ नहीं हुआ था, वो बस आज थोड़ी ज्यादा देर सो गया। माशीरू कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी तबीयत खराब है क्योंकि वो हमेशा क्लास के अंदर उसी टाइम पर आता है। इरुहा कहती है, वो भी एक इंसान ही है, तो कभी कभी वो लेट हो सकता है। माशीरू कहती है, 16 मिनट और 36 सेकंड, वो आज इतना ही लेट आया। तो ये सुनकर इरुहा हैरान हो जाती है कि कोई इतना ज्यादा कैसे सोच सकता है। फिर वो उससे कहती है, माशीरू सेनपाई तुम आकितेरू से खुद क्यों नहीं पूछती? तो माशीरू कहती है, नहीं नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए आज मैं लंच अकेले ही करूंगी। और शुक्रिया इरुहा-चान मुझसे बात करने के लिए। इरुहा कहती है, कोई बात नहीं माशीरू सेनपाई, तुम जब चाहो तब आ सकती हो। तो ये सुनकर माशीरू खुश हो जाती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद इरुहा सोच में पड़ जाती है। फिर हमें आकितेरू को दिखाया जाता है जो कि लंच करते हुए कह रहा था, मुझे लगा कि मैं माशीरू के साथ लंच पर बात कर पाऊंगा, लेकिन उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। तभी वहाँ पर इरुहा आकर उसे परेशान करने लगती है। तो आकितेरू कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? इरुहा कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ लंच करने आई हूँ? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ बैठकर लंच कर रही है। आकितेरू कहता है, तुम्हें अब अपना मजाक स्कूल में कम कर देना चाहिए। इरुहा पूछती है, क्यों? इससे दूसरों को पता चल जाएगा कि तुम किसी और लड़की के साथ फ्रेंडली हो रहे हो। आकितेरू कहता है, हाँ, इसीलिए मेरी मदद करो और मेरे ज्यादा करीब मत आओ। लेकिन इरुहा उसके और करीब चली जाती है और आकितेरू को अपने लंच में से खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन आकितेरू उसे मना कर देता है। तो ये सुनकर इरुहा को गुस्सा आ जाता है। फिर आकितेरू कहता है, हे इरुहा। तो कहती है, हाँ बोलो सेनपाई। आकितेरू कहता है, मुझे तुमसे ये जानना था कि लड़कियां कैसे सोचती हैं। तो इरुहा कहती है, तो बताओ तुम किस बारे में जानना चाहते हो? आकितेरू कहता है, ये माशीरू के बारे में है, तुम्हें तो इस बारे में पता ही होगा। इरुहा कहती है, हाँ मैंने भी देखा था। आकितेरू उसे बताता है, वो मुझसे मैसेज पर बात करते हुए खुश लगती है, लेकिन जब मैं उसके सामने जाकर उससे बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे इग्नोर करती है। इसीलिए मैं परेशान हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा है। लेकिन फिर वो देखता है कि इरुहा गुस्सा हो गई है। तो आकितेरू उससे पूछता है, क्या हुआ इरुहा? इरुहा कहती है, तुम श्योर हो कि माशीरू सेनपाई से पहले तुमसे किसी और ने कन्फेशन नहीं किया? तो आकितेरू कहता है, हाँ ये पहली बार ही है जब किसी ने मुझसे अपनी फीलिंग कन्फेस की है। इरुहा कहती है, हाँ मैं समझ गई, ये पहली बार है कि जब तुमसे किसी ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हो और पहली बार किसी ने कहा हो कि वो तुमसे प्यार करती है। तुम यही कहना चाहते हो ना? आकितेरू कहता है, मैं क्या करूँ, ये सच में मेरा पहली बार ही है। इरुहा कहती है, अब मैं समझी, तुम्हें लगता है कि वही लोग लड़कियां कहलाती हैं जो सुंदर, साफ सुथरी और शांत होती हैं, जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जैसे माशीरू सेनपाई। ये सब सुनकर आकितेरू इस पर कोई जवाब नहीं दे पाता। तो इरुहा खड़ी होकर कहती है, क्योंकि तुम इतने डेंस हो तो मैं तुम पर एक कर्स डालूंगी जो तुम्हें सारी लड़कियों को साफ सुथरी और प्योर देखने पर मजबूर करेगा। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। आकितेरू कहता है, अरे तुमने अपना लंच बॉक्स यहीं पर छोड़ दिया। इरुहा कहती है, मुझे वो धोकर वापस कर देना। और वहाँ से जाने के बाद इरुहा उसे मैसेज करके कहती है, सेनपाई तुम बहुत ज्यादा खराब इंसान हो। ये सब देखकर आकितेरू इस बारे में भी सोच में पड़ जाता है कि इरुहा को ऐसे बिहेव करता देखना काफी रेयर है, उसने मुझे इस तरह कभी भी इंसल्ट नहीं किया। अरे अब तो इरुहा भी अजीब हो गई, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? तभी अनाउंसमेंट होती है जिसमें कि सिकिबू आकितेरू को स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में बुलाती है। फिर जब आकितेरू उसके पास जाता है तो सिकिबू उसे अपना काम दिखाती है जो कि उसने एक हफ्ते पहले ही पूरा कर लिया था। आकितेरू ये देखकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? सिकिबू उससे पूछती है, पर आकितेरू सामा आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? आकितेरू कहता है, क्योंकि तुमने पहले कभी भी अपनी डेडलाइन से पहले काम पूरा नहीं किया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज ही सब अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। सिकिबू उससे पूछती है, क्या मैंने कुछ गलत किया? आकितेरू कहता है, नहीं, और मुझे माफ करना, मैंने अपना आपा खो दिया था और तुम्हारी मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बेझिझक होकर जितना चाहे उतना
एनीमे देख सकती हो या मांगा पर काम कर सकती हो। और ये कहकर वो जाने लगता है। पर शिकिबू कहती है, आकितेरू सामा, डेडलाइन पर काम पूरा करने के लिए मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। आकितेरू कहता, फेवर? क्या इस फेवर में वक्त लगेगा? तो शिकिबू बोलती है, हाँ इसमें वक्त लग सकता है। तो आकितेरू कहता है, माफ करना, तो इसे अगली बार के लिए बचा के रखना, मैं फिर कभी इसे पूरा कर दूंगा। और मैं जल्दी घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फीवर हो गया है। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो शिकिबू आकितेरू से उसे ध्यान रखने को कहती है। फिर वो बाहर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आज कुछ ज्यादा ही झटके एक ही साथ मिल गए, इसीलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। लेकिन मुझे अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम्स पर काम करना है ताकि हम अपना काम आगे बढ़ा सके। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब क्या हो रहा है।